So we are in the second page now. This is the table of contents. अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको सारा जो मेमो में कंटेंट होना चाहिए उसका पूरा आपको दिख जाता है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, टेबल ऑफ केसेस, एंड यू कैन सी आर्ग्यूमेंट्स एडवांस के अंदर कंटेंशन वन, कंटेंशन टू, सब कंटेंशन सब आ जाता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के दो तरीके हैं। आई रिमेंबर आफ्रीन मैम मेंशनिंग दिस टू यू yesterday. Two ways are there. One is making an automatic table. So you don't have to manually sit and write all of this. So this table is for sure an automatic table. So automatic table बनाना is प्रेफर्ड एंड सबसे आसान तरीका रहता है। और जब फॉर्मेटिंग चेक करी जाती है, जो कल कुछ लोगों के डाउट से बेस्ट मेमो में फॉर्मेटिंग चेक करी जाती है, उस टाइम पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आराम से पता चल जाता है कि ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिकली बनाया गया है, या यू हैव डन इट मैनुअली। नाउ टुडे वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू मेक एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। ठीक है, चलो उससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है फर्स्ट सुराना एंड सुराना केएलई केएलई कॉन्स्टिट्यूशनल, no, KLE Law College Constitutional Law Moot Court Competition 2019, right? You can see that is written. Now this, if you click on it, you will understand it's a header. Now header is something you would have seen आपके pages में या काफ़ी articles में, books में, you will see that there are headers and footers. अब footers और headers are common in every page. एक बार आप footer और header डाल देते हो तो वो हर पेज में आता है। ठीक है, that is how header and footer work. तो यू कैन सी दैट हेडर एंड फुटर इज वर्किंग इन एवरी पेज। ठीक है, तो अब हम हेडर और फुटर डालना सीख लेते हैं पहले। सो आकाश, गो टू द इंसर्ट प्लेस। इंसर्ट में जाके वहां पे आपको हेडर का ऑप्शन दिख रहा है। यू क्लिक ऑन द हेडर का ऑप्शन एंड यू कैन सेलेक्ट विच एवर वन यू वॉन्ट। वैसे तो स्टार्टिंग फर्स्ट वाला ही लेना इज प्रेफर्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट फॉर द मेमोरियल यू टेक द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यू क्लिक ऑन दैट एंड देन यू राइट केएलई कॉन्स्टिट्यूशनल वो, एंड वो एज एन हेडर आ जाता है। दिस इज हाउ हेडर वर्क। सो यहाँ पे केएलई कॉन्स्टिट्यूशनल मूड जो पूरा द नेम ऑफ द मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन इज यूज्ड एज एन हेडर इन द होल डॉक्यूमेंट। सो दैट इज हाउ दिस वाज डन। ठीक है, दिस इज हाउ हेडर इज डन। सो ये हेडर यहाँ पे ऐड किया तो वो सारे पेजेस में आ जाता है। इन दैट सेम वेरी वे इफ यू गो टू द फुटर, फुटर में भी बहुत लोग ये जैसे मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट है, ये फुटर में यूज करते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट इट्स यूज्ड इन द फुटर। Excuse me, ma'am. यस चैतन्य। So, ma'am, this what we're writing right now, like the competition's name, and down below we're writing the memorandum something, right? So these are राइट, basic, like these are a part of the memorandum every time, or these are just as you said in the cover page also, just something that makes it look more attractive. नो नो, वैसे ज़्यादातर सारे मेमो में आप ये करते ही हो। मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट पेटिशनर, दिस हैज़ टू बी एडेड। ये तो होता ही है कि हर पेज में आप ये चीज़ एज अ फुटर ऐड करते हो। यू कैन सी इन द फुटर, फुटर आप एक बार ऐड करोगे तो आपको उसमें लिख के आ जा, मतलब यू कैन टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? In that you do the same formatting, that is small caps में memorial on behalf of the respondents, you add the borders. So footer and header are important, has to be done in, I have not seen a memo without, I haven't seen a good memo without the footer and the header. Right, ma'am. ठीक है, so this is one thing, it's not for beautification purposes, but this is something which is important, Right, ma'am. right? So that completes your header and footer का वो कंटेंट। ठीक है, लेट्स, अगर आपने देख लिया होगा इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, बाकी एडिटिंग आपको आती है। यू नो हाउ टू यूज स्मॉल कैप्स, यू नो हाउ टू पुट द बॉर्डर, यू नो हाउ टू यूज द बोल्ड इटैलिसाइज, जैसे भी आपको करना हो वैसे। दिस इज ऑफ कोर्स प्रेफर्ड इन बोल्ड और इन नॉर्मल फॉन्ट्स, बस स्मॉल कैप्स में। तो आप देख सकते हो, यू कैन रेफर अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ
योर एस्थेटिक वर्क्स, फॉन्ट साइज, बोल्ड, स्मॉल कैप्स, या आपको सब कुछ कैप्स में करना है, डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइटल है, जो थर्ड सुराना एंड सुराना KLE लॉ कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखा है पूरा, द टाइटल ऑफ द कॉम्पिटिशन नेम, that's left aligned. So that we taught you yesterday how to do the alignment, so that is left aligned. And the page number, जैसे आफरीन मैम ने कल सिखाया था how to add the page numbers are right aligned, ठीक है। सो पेज नंबर्स वहां से आ जाता है, टॉप ऑफ द पेज राइट अलाइंड, यू कैन डू दैट। एंड लेफ्ट अलाइनमेंट में उनके कंपटीशन का नाम है। सो दैट मेक्स इट, दैट इज द एस्थेटिक सेंस। यू कैन ऑल्सो ऐड द पेज नंबर्स इन द बॉटम ऑफ द पेज, बट जिस तरीके से भी आपका सेंस वर्क करे उस तरीके से यू कैन ब्यूटिफाई द मेमो एंड डिसाइड वेयर टू ऐड द competition's नेम, वेयर टू ऐड द पेज नंबर। बट रिमेंबर, competition's नेम हैज टू बी एज अ हेडर एंड मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ विच एवर साइड यू आर इन हैज टू बी एज अ footer. दिस इज important, ठीक है। नाउ हेडर एंड फुटर, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट हेडर एंड फुटर। उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल थिंग, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे अप। नो डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. परफेक्ट। चलो, सो आगे जाते हैं। अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है उसको ऑटोमेटिक बनाना कैसे है बताते हैं। तो आपको आकाश एक बार नीचे लेके जाना टू द पेजेस ऑफ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, right? So this is a list of abbreviations. You can see it's in a tabular form. Not necessary you make it in a tabular form, but tabular form हमेशा अच्छा लगता है, या हमेशा tabular form में ही हम try करते हैं कि बने. So tabular form is of course preferred. So I hope you know how to make a table. If you don't, we can teach you that as well. So insert option है, insert option के नीचे table आपको दिख जाता है. You can decide on how many rows and columns you have to include. So 2:8 तक आकाश ने सेलेक्ट किया है. So that has made the whole table in the size of 2:8. You can जितने आप index of authorities use कर, जितने आप list of abbreviations, right Sakshi? Akash, there is someone named Mannat who wants to join the meeting. Can you let her in please? I may sound like a teacher right now, but this is exactly why we ask you to come early. Can't see any person requesting. Okay, I think we can, right, she's here. We can continue now. Now, list of abbreviations, we told you how to make a table. You go to the insert option, look at the tables, वहाँ से जितने columns और rows चाहिए उसके हिसाब से आप select कर सकते हो, and your list and your table will be ready. In that, you just have to write the abbreviation first and then the extension उसके बाद, ठीक है। ये I hope this is clear on how to make a table. Saying a few yeses, I won't mind. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So table is clear. Let's talk about the heading here. आप देख सकते हो यहाँ पे head दिया हुआ है list of abbreviations. And if you look at the whole memo, you already have it sent in your WhatsApp group, so you can personally also check it. ये सारे like table of contents, list of abbreviations, cases, arguments advanced, prayer, ये सबके headings uniform है. Uniform, by uniform what I mean is the borders are the same, the space between the borders are the same, the heading is written in the same way, that is centrally aligned, has small caps, and सारे particulars जो हैं bold में, font size भी same है. So that is how it works. This is all uniform and ये सबको अपने मेमो में करना होता है. That is a part of a good drafting. This is not optional, this is compulsory to have an uniform heading. ठीक है. अब हम आपको बता रहे हैं कि how to make these headings. So you go to the styles option. After teaching you how to make these headings and how this becomes uniform is where I'll come to table of contents. You will understand why and how that will happen. Automatic table कैसे बनाना है, ठीक है। तो list of abbreviations आप देख सकते हो,
आपने देख लिया किस स्टाइल में। अब आप जाओगे जो स्टाइल्स का ऑप्शन है होम में, देयर इज स्टाइल्स का ऑप्शन। यू कैन सी बिकॉज आकाश हैज केप्ट द कर्सर ऑन लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, हेडिंग 1 है ये, उसमें लिखा हुआ यू कैन सी इट दैट इट हैज बीन रिटन एज अ स्टाइल एज हेडिंग 1, राइट। सो अब एक बार हेडिंग 1 में जाके देखते हैं। अब आप स्टाइल्स देखोगे तो आपको समझ आएगा वहां पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। देन यू हैव नॉर्मल, बॉडी टेक्स्ट, नो स्पेसिंग, दीज आर योर फ्यू ऑप्शंस इन स्टाइल। व्हाट हैपेंस इज नॉर्मल इज आपका नॉर्मल बॉडी ഉണ്ടാക്കുന്നത്, बॉडी बनाने वाला, आई एम सो सॉरी, बॉडी बनाने वाला इज नॉर्मल। हेडिंग 1, हेडिंग 2 is your heading 1 is used for list of abbreviations, table of contents, statement of jurisdiction, जो आपके मेन हेडिंग्स होते हैं उसके लिए आप हेडिंग 1 यूज करते हो। हेडिंग 2 आप यूज करते हो सब कंटेंशन नहीं, सब कंटेंशन नहीं, कंटेंशन 1 के लिए। हेडिंग 3 सब कंटेंशंस के लिए, एंड सो ऑन। अब आपको ये ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन लग रही होगी तो आई विल गो ऑन वन बाय वन। हेडिंग 1 में आप यू कैन सी नाउ ही इज पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। सब कंटेंशंस का मतलब पता है आपको? डज एनीवन नो व्हाट इज सब कंटेंशन? इज कंटेंशन आई एम प्रीटी मच श्योर कि 3-4 सेशन से आपको बता बता के अब पता होगा आपको, बट व्हाट डज सब कंटेंशन मीन? Ma'am, subcontention is basically like in a contention, if there are other factors that need to be pointed out, so we can put a subcontention, or if there are further something needed, then a sub-subcontention. It can go on Yes. like that. Yes, perfectly. That is how सब contentions work. That contention जो आप कंटेंट कर रहे हो, फिर उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उसको आप सब कंटेंशन कहते हो। And that further goes on. Like आप देख सकते हो यहाँ पे contention 1 is this. Then there are sub contentions to it. The sub contention is presumption of constitutionality. So this gives a structure to your argument. You start with the first point and you explain it in further 3 points. Like Afrin ma'am had given the example of negligence yesterday. So she said there are 3 essentials of negligence. Prove करना है तो आप इनफैक्ट तीनों को आप एज सब कंटेंशन यूज कर सकते हो। पहला essential and then you will say how this is fulfilled in our case, second essential how this is fulfilled, and third how this is fulfilled, and further on you conclude your first contention which is that negligence has happened in our case. So that is how सब contentions work. अब आप सब contentions भी अगर इस मेमो में देखोगे तो सारे सब contentions भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इन द सेंस that the formatting is same. How the formatting becomes uniform for sub-contentions, headings, contentions is what styles help you doing. Now styles में heading 1 आप देख रहे हो, heading 1 ये सारे word documents में ऐसे ही work करते हैं। You go to heading 1 first, you modify it. So after going to heading 1 you have an option of modifying the heading. ठीक है आकाश, would you can you please go to heading 1 please? हेडिंग 1 प्रेस करोगे आप, सो यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिख जाता है। मॉडिफाई का ऑप्शन मतलब आप इसे अब अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। यू कैन यूज you can change the formatting, that is the font style, you can change the font size, you can do it bold, आपको spacing कितनी चाहिए, आपको align कितना करना है, आपकी indentation कहाँ करनी है, मतलब do you want it along with the whole body or do you want it to the left थोड़ा सा of the body, you can decide all of that. So लाइन स्पेसिंग कितना स्पेस उसके बीच में चाहिए, आपके फॉन्ट साइज, स्मॉल कैप्स, योर स्क्रिप्ट फॉन्ट, एवरीथिंग यू कैन डिसाइड यूजिंग दिस। दैट इज हाउ यू मॉडिफाई अ स्टाइल। सो व्हाट सर हैज डन इन दिस मेमो इज कि उनने सेंट्रल अलाइन किया है, बोल्ड किया है, टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज, he has done it all appropriately. Then you go to change it further, that is you go to the last option जो नीचे जाके आता है, एक ऑप्शन आता है टू ऐड बॉर्डर्स टू दिस, दैट इज द फॉर्मेट का ऑप्शन जो आपको लास्ट में दिखेगा टूवर्ड्स योर लेफ्ट। यू गो टू दैट फॉर्मेट का ऑप्शन, यू विल नो हाउ टू ऐड वहां पे। व्हेन यू गो वंस you can see to add the border का option, you press on that, you change the border. So यहाँ पे
बॉर्डर का ऑप्शन वैसे ही खुलेगा जैसे आपको पेज बॉर्डरिंग कल बताई थी, जैसे आपको कवर पेज पे बॉर्डरिंग बताया था, दैट इज द सेम वे इट वर्क्स. यू चेंज योर बॉर्डर अकॉर्डिंग टू योर विश. मैनी पीपल डू दिस थिंग, वो पूरा बॉक्स में लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस बनाते हैं. दैट मीन्स दे हैव लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चारों तरफ उनके बॉर्डर्स होते हैं. कुछ लोग ऐसे सिर्फ दो बॉर्डर्स रखते हैं, सम प्रेफर इट एज वन, सो दैट्स ऑल योर according to your preferences, but I would recommend use two borders, it looks perfect. ठीक है, so using two borders you can click on it. अब this, after doing the borders you have formatted your heading 1. ठीक है, अब हेडिंग इस स्मॉल कैप्स भी आप फॉर्मेट में जाके ही करोगे, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो, स्मॉल कैप्स भी आप वहीं से करोगे. ठीक है, सो दिस इज द होल हाउ हेडिंग 1 वर्क. हेडिंग 1 आपने फॉन्ट में गए, आपने इसे स्मॉल कैप्स किया जैसे दिया हुआ है. ठीक है, और आप वहां पे ओके करके योर फॉर्मेटिंग, होल फॉर्मेटिंग इज डन फॉर हेडिंग 1. नाउ हाउ दिस वर्क्स एंड हाउ इट मेक्स योर वर्क इजी इज लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस. इसे आप ओके कर दोगे, ये फॉर्मेट हो जाएगा. ठीक है, सो द फॉर्मेटिंग इज डन, यू हैव मॉडिफाइड योर हेडिंग 1 अकॉर्डिंग टू योर विश. हाउ दिस वर्क्स नाउ आई टेल यू. जो लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, आपके उसके बाद टेबल ऑफ केसेस होंगे, दैट कम्स अंडर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी. सो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज विल बी वन हेड. देन यू विल हैव आर्ग्यूमेंट्स, एडवांस्ड, प्रेयर, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन. ये सारे एक एक हेडिंग होंगे जो मेन हेडिंग्स हैं, राइट? दोज आर योर मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर मेमो. सो यू कैन, व्हाट यू डू इज, जैसे अभी लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस में है आकाश, तो वो लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस लिखेगा, वो लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस टाइप करेगा, इन द सेंस टाइप करके ही विल जस्ट क्लिक ऑन हेडिंग 1. सो इफ यू क्लिक ऑन हेडिंग 1 इट विल मेक इट द सेम फॉर्मेटिंग जो हेडिंग 1 में आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया. दैट मीन्स इट विल ऐड द बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट द स्मॉल कैप, सेंट्रल अलाइंड, स्पेसिंग, सब कुछ बोल्ड, एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू मेड हेडिंग 1 मॉडिफाई इटसेल्फ टू. सो व्हेन यू गो टू लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस वो वैसे हो जाएगा. आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करोगे, वो हेडिंग 1 बन जाएगा. लेट्स सी हाउ Akash is doing it. See, list of abbreviations उसे select किया. Now if he selects into normal, this will become normal text. ठीक है, it won't act as, आपको जैसे ये दिख रहा है लिस्ट हेडिंग 1, ये ऐसे नहीं दिखेगा. अभी आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस, द फॉन्ट स्टाइल, साइज, everything has changed. Now selecting the same words, he goes to heading 1. तो जो हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग थी वो ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस में आ जाएगी. एंड जब भी आप कोई कंपोनेंट का या किसी भी ऐसे कंटेंट को हेडिंग 1 करोगे, वो ऑटोमेटिक वो सेम फॉर्मेटिंग आती जाएगी. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ हेडिंग 1 वर्क्स. फॉर एवरी हेडिंग, दैट इज जो आपके सारे रूल्स में भी आपको बता रखा है व्हाट योर मेमो शुड कंसिस्ट ऑफ, दोज आर योर मेन हेड्स दैट कम अंडर हेडिंग 1. In similar fashion, you change heading 2, you modify your contentions using heading 2 because that is a part of your arguments advance. So arguments advance heading 1 हो गया, तो आपका जो contention 1 होगा वो heading 2 हो जाएगा, that is उसके अंडर जो heading आती है. सब contentions heading 3 हो जाएंगे because that comes under contention. That is how the whole leveling thing will work. I hope you're clear with how to use heading 1, heading 2, heading 3. Is there a fixed size for heading 1? 12. सी टाइम्स न्यू रोमन, आपको मैंने बोला था कि जो सिर्फ कवर पेज के लिए आप हट सकते हो थोड़ा सा उससे, कवर पेज के लिए, उसके बाद सब कुछ वैसे ही करना होता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट योर फॉन्ट साइज हैज बीन गिवन टू यू, जो आपको फॉलो करना है. दैट इज द आइडियल थिंग टू डू, यू फॉलो द रूल्स परफेक्टली. जो भी दे रखा है उसी के हिसाब से करना इज ऑलवेज प्रेफर्ड. सो 12 दे रखा है तो फॉन्ट साइज वही होना चाहिए. आपको उसे और हाईलाइट करना है तो आप स्मॉल कैप्स कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो, आप बॉर्डर्स अच्छी तरह लगा सकते हो, सो दैट ऑटोमेटिकली गेट्स हाईलाइटेड. बट द फॉन्ट साइज शुड रिमेन द सेम दैट हैज बीन गिवन इन द रूल्स. इट वाज ओनली एन एक्सक्लूजन एक्सेप्शन इन द कवर पेज, उसके बाद नहीं. So after the coverage page, all the written material and the titles as well will be 12 only, right? Yes, will be 12, will be Times New Roman. You have no options with respect to this, but you have options while changing the font, changing
द फॉर्मेटिंग दैट इज बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग, जो बॉर्डर, ये सब बताया आपको, स्मॉल कैप्स, ये सब आप कर सकते हो, Right, ma'am. ठीक है. बट दिस इज ओनली फॉर द हेडिंग्स, जस्ट टू हाईलाइट द हेडिंग्स यू डू इट दिस वे. आई होप heading 1, heading 2, heading 3 clear है. Do you guys want us to show you how heading 2 and heading 3 also work? Yeah, you understood because this is the same way. heading 2 आपको जैसे चाहिए, like आपको contention कैसे लिखना है, small caps में चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप heading 2 में जाके उसको उसी के हिसाब से modify कर दोगे and heading 3 will also work accordingly. Understood, ma'am. Are you Understood, clear ma'am. about it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो दिस इज द, आई डोंट थिंक दिस शुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. कवर पेज और उस टाइम पे स्टार्ट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. दिस आई बिलीव इज इजी, बट यू मे अप्लाई, ट्राई डूइंग इट एंड उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड अगर कोई मुश्किल है या नहीं है. तो हेडर फुटर आपको समझा दिया हमने, पेज नंबरिंग कल आफरीन मैम ने समझा दी थी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कैसे करना है ये समझा दिया आपको, राइट. लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस में आपने देख लिया था, जैसे ही हमने उसे नॉर्मल किया सो इट बिकेम अ नॉर्मल फॉन्ट इन कैलिब्री साइज 11, कोई उसमें फॉर्मेटिंग नहीं थी. जैसे ही आपने उसको सिर्फ सेलेक्ट करके हेडिंग 1 किया, द होल फॉर्मेटिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली, सो इट मेक्स योर वर्क इजियर, helps you to create that uniformity in your whole memo. ठीक है. So this is how heading 1 works. Heading 2 is also similar. Heading 3 is also similar. You use it for contention and sub contentions. ठीक है. I hope this is completely clear now. टेबल्स आपको बनाना सिखा दिया फॉर लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस. अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में वापस ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमने किया क्यों इतना सारा. हमने आपको जितनी चीज़ें समझाई अभी हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये हमने किया क्यों, राइट. आकाश, कैन यू प्लीज गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स. Akash, am I audible? Is my screen visible, ma'am? Right. Yes, yes, now it is. Right, we are in table of contents now. Now I'll tell you how this is formed. Automatic table कैसे बनता है. अब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने देख लिया, वो भी हेडिंग 1 करके हमने यूज किया है. आई होप दिस इज क्लियर दैट दिस इज ऑल्सो मेड यूजिंग हेडिंग 1. द टेबल ऑफ Yes, ma'am. कंटेंट्स जहाँ पे लिखा है इज यूज्ड हेडिंग 1. ठीक है. तो ऐसे सब कुछ जो है, अभी आप देखो जो नीचे लिस्ट है ना, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स की पूरी लिस्ट है, उसमें आप देखोगे लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी, टेबल ऑफ केसेस एंड सो ऑन टिल आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड इज इन द सेम फॉन्ट, has the same, like is in caps, has the same thing, it's all uniform. ठीक है. उसके बाद आप नीचे आओगे तो contention 1 automatically has a different formatting, the sub contentions will have a different formatting and prayer will again have similar formatting to arguments advanced. ठीक है. सो जो ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, दिस डिपेंड्स आपने वहां पे कैसे लिखा है. जो आपने कंटेंशन 4 वहां पे लिखी है वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी इन दैट सेम स्टाइल. ठीक है. अब ये कैसे होता है मैं बताती हूँ. यू गो टू द ऑप्शन ऑफ रेफरेंस which is there on the headboard. You go to the reference, you see there is a table of contents लिखा हुआ सबसे पहले. आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ से क्लिक करके ऐड करते हो आपको जो भी टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए. ठीक है. सो यू कैन क्लिक ऑन 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 जो आपको हेडिंग्स 3 तक दे दे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका सारे कंटेंशन तक आ जाएगा सब कुछ. ठीक है. हेडिंग 3 जो लिखा है दैट मीन्स हेडिंग 3 तक जिसको आपने हेडिंग 3 जो स्टाइल था उस तक जितने हेडिंग्स हैं वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिख जाएंगे, राइट. सो यू गो टू ऑटोमेटिक टेबल 1 फॉर एग्जाम्पल, यू सेलेक्ट दैट. ठीक है. अब यहाँ पे बिकॉज देयर वाज आकाश आई थिंक, ठीक है, ठीक है, गुड इनफ. ये आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हमने फिर से ऐड की है. ठीक है. तो उसके वजह से ये पूरा का पूरा नया आ गया. फॉर एक्चुअली लेट इट बी, वी विल स्टार्ट विद अ न्यू डॉक्यूमेंट, मे बी दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. आकाश एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोल दो प्लीज. आई थिंक दैट विल हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द टेबल ऑफ कंटेंट्स.
Right. So you have your quick MCS member Akash making your table of contents. अभी क्यों नहीं आ रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स या मुश्किल क्यों हो रही है? नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड एनी टेक्स्ट, नॉट रिटन एनीथिंग, नॉट यूज्ड द हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कुछ नहीं यूज किया है ना. अभी हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं. ठीक है. सो आई विल आस्क, आई थिंक ऐश्वर्या. ऐश्वर्या, आर यू देयर इन द मीटिंग? Yes, ma'am. टेल मी हाउ डू यू राइट हेडिंग 1 कैसे आप सेलेक्ट करते हो? अगर आपको Heading. टेबल ऑफ एब्रीविएशंस बनाने तो आप कैसे बनाओगे? आकाश को समझाना, आकाश विल मेक इट फॉर यू. Okay, ma'am. First of all, हम heading जो भी हमने देनी है, we'll write it in normal, जैसे हम normally लिखते हैं. ठीक है. And then we'll go to styles and select heading 1. And we can modify it accordingly as like borders up and down as we needed. Right, perfect. So that is how you do heading 1 and that is exactly how you do heading 2, heading 3 as well. So मैंने आपको बोला था पहले लिख लो फिर कर लो, वैसे ऑपोजिट भी चल सकता है. आप पहले सेलेक्ट कर लो उसके बाद भी लिख लो, दैट ऑल्सो वर्क्स. ठीक है. सो इतना ये नहीं है कि आपको पहले लिखना है और दूसरा वो यूज़ करना है. वाइस वर्सा ऑल्सो वर्क्स दैट यू फर्स्ट सेलेक्ट ऑन हेडिंग 1, मॉडिफाई इट कम्प्लीटली एंड देन राइट योर थिंग. ठीक है. अभी हम मॉडिफाई करते हैं हेडिंग 1 को, तो कैलिब्री से टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं. फॉन्ट 12 आपका सेंट्रल अलाइन कर देते हैं और लाइन स्पेसिंग 1.5 है, सेंट्रल अलाइन हो गया. कलर ऑल्सो यू कैन चेंज, दिस इज ब्लू इन कलर, यू कैन मेक इट ब्लैक. राइट, ऑटोमेटिक हो गया. फॉर्मेट में हम बॉर्डर में गए, बॉर्डर में हमें जो बॉर्डर अच्छे लगे हमने वो सेलेक्ट कर दिया. वी इंक्रीज द साइज, वी एडेड ओनली टू बिलो एंड अबव, प्रेस ओके. यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर दिया, बोल्ड करके ओके प्रेस कर दिया and there you have your heading 1. right, this is very simple I believe. इसके बाद फॉर एग्जांपल आपको हेडिंग 2 ऐड करना है. ठीक है. तो आप नेक्स्ट लाइन में जाते हो, आप हेडिंग 2 को मॉडिफाई करते हो, कुछ भी लिखते हो, फिर हेडिंग 2 करते हो. you go to heading 2, you can modify it according to your wish. ठीक है. और हेडिंग 2 उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से ऑलरेडी है, वरना यू मॉडिफाई इट, यू नो हाउ टू मॉडिफाई. राइट. ये उसने हेडिंग 1 में प्रेस किया तो इट बिकेम exactly as heading 1 previously was. right, so that is how the whole thing works. Now I'll tell you how table of contents work. ठीक है. तो आप गए, आपको बताया रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रेस करना है. यू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑटोमेटिक टेबल दैट यू गेट इन योर हैंड, क्लिक ऑन दैट. ठीक है. ये क्योंकि हमने अभी भी हेडिंग 1 यूज कर रखा है इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है. आकाश इसे नॉर्मल वो कर दो स्टाइल ना, मे बी टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी नॉर्मल कर दो कि हम आराम से यूज कर सकें. नाउ लेट्स ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स, द फर्स्ट वन. ये कंटेंट्स ऑलरेडी आपके हेडिंग 1 के स्टाइल में आएगा. अब नीचे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली जो हेडिंग 1 था that has come as heading 1, that there is a violation of constitution. जो second था, because Akash has made this, that there is no violation of constitution because Akash has made that as the subheading or the heading 2, वो नीचे आ गया है. You can look at the formatting and you will understand. उसने कुछ manually नहीं बनाया, he just went to table of contents and this automatically happens. Heading 1, heading 2, heading 3 along with the page numbers automatically come in your table of contents in if you use this table. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी आकाश कॉन्स्टिट्यूशन हटाता है यहाँ से, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ही रिमूव्स इट फ्रॉम हियर. अब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है. सो आप कोई चेंज करते हो तो उसके बाद यू हैव टू प्रेस ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट यू हैव मेड एंड अपडेट इट फ्रॉम हियर. अपडेट टेबल एंड यू अपडेट द एंटायर टेबल एंड यू कैन सी दैट द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो आप हेडिंग 2 में नहीं था वो अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी नहीं है.
So this is how you make an automatic table of contents. So what you do is heading 1, heading 2, heading 3 बना लिया, उसको अप्रोप्रिएटली आपने प्लेस कर दिया अपने पूरे मेमो में, टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करते चले गए, तो वो पूरा का पूरा उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से आपने हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 बनाए थे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना ये automatic table is the best thing that you can do, makes your work very easy. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, we need to make the entire memo first and then the contents. See, you can do both ways. Table of contents का आप जैसे आपका कवर पेज खत्म होता है, आप पेज ब्रेक डालो। ओके, पेज ब्रेक आफरीन मैम ने कल आपको सेक्शन ब्रेक बताया था, है ना? पेज ब्रेक क्या होता है, मैं पहले पेज ब्रेक आपको समझा दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर दैट। ठीक है, पेज ब्रेक क्या होता है, जो जैसे इसने आकाश ने अभी कंटेंट्स के बाद ही हैज प्रेस्ड एंटर 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 10-20 बार, तो आपको वो इन्वर्टेड पी का ऑप्शन दिख रहा है, राइट? अब अगर आकाश को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में जाना है, ठीक है, तो वो अगर मैं उसका ऐसे मेमो देखूंगी जिसमें 10 उसने एंटर दबा रखे हैं, तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेटिंग गलत है, इसने पेज ब्रेक क्यों नहीं डाला। नाउ पेज ब्रेक इज दैट इट ऑटोमेटिकली पुट्स अ ब्रेक इन योर पेज एंड टेक्स यू टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जहाँ पे अभी कर्सर रखा है आकाश ने, वो वहां पे पेज ब्रेक ऐड कर सकता है। अब पेज ब्रेक का शॉर्टकट पहले बता दूं मैं, पेज ब्रेक का शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे, पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर एक बार आकाश ऊपर लेके जाना, वहां पे लिख के आ रहा है पेज ब्रेक, दिस रिटन थिंग दैट यू कैन सी, पेज ब्रेक लिखा हुआ है, दिस कम्स इफ यू पुट अ पेज ब्रेक, वरना वो सारे इन्वर्टेड पी से भर जाएगी वो जगह, एंड फिर आप नेक्स्ट पेज में जाओगे। तो जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिया और आपका आधे पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स खत्म हो गया, आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, तो आप एंटर 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 10 बार नहीं दबाओगे, आप पेज ब्रेक डालोगे, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर। दैट इज वन वे टू डू इट। द अदर वे इज गोइंग टू इंसर्ट का ऑप्शन एंड देन इंसर्टिंग, जहां से आफरीन मैम ने कल आपको सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने बोला था, वहीं पे पेज ब्रेक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, so there are two ways to do it. Go to the insert option, press on page break, or control plus enter, you directly have your page break there, right? That is how page break works. So after the cover page, you put the page break after the cover page, you go to the next page, और वहां पे आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स शुरू होने, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिख लो, उसको हेडिंग 1 बना लिया आपने। उसके बाद आप जब पूरा अपना मेमो स्टार्ट करोगे, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आप आओगे फॉर एग्जांपल इन लिस्ट ऑफ अब्रिविएशंस, ठीक है, तो आप लिस्ट ऑफ अब्रिविएशंस में आओगे, तो आप लिस्ट ऑफ अब्रिविएशंस को हेडिंग 1 बनाओगे, है ना? फिर आप पूरा मेमो कंप्लीट करने के बाद आप वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स में आके वो ऑटोमेटिकली आप अपडेट जैसे ही करोगे, जितने आपने हेडिंग्स 1 हेडिंग 2 बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप उसको पहले, आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 अपने पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड करने से पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बना सकते। जैसे आकाश ने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था स्टार्टिंग में, जब उसने खोला था ये, उसने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था, इट शोड दैट देयर इज no content in your document to make the table of contents. So it is important to first add your content, draft it properly as heading 1 heading 2 heading 3, classify कर लो, सब कर लो फॉर्मेट पूरा, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके एक बारी में आप अपडेट करोगे, पूरा का पूरा आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। आई होप दिस मेक्स योर डाउट क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, ये और एक चीज याद रखना, जो भी आपके मेन कंटेंट्स हैं जैसे लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस, अथॉरिटीज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कवर पेज, सबके बाद आपको एक एक पेज ब्रेक डालना है, बिकॉज दीज आर ऑल in different pages and the most appropriate thing to do is put a page break after each of these things get over. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस के पहले, मतलब उससे पहले जो भी चीज आपने समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर लिखी होगी, तो उसके बाद स्पेस वो पेज ब्रेक चाहिए बिफोर यू go to the next page of arguments advanced. After arguments advanced get over, again a page break to start your prayer. That is how page breaks work. So page break is also a very important feature of your memo making. I hope page break is clear. How to make an automatic table is clear. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am, ma'am. basically, when we're making the table of contents, we're Right. putting in the headings, like we're Hmm. selecting the headings. After Right. we're done with our entire content of the memo,
then we just come over there in the content section and we update it. It'll be done automatically. Yes, it will Right, be ma'am. done automatically after you have added. आपने heading 1 arguments और advanced prayer सब लिख दिया, आपने heading 2 contentions, heading 3 सब contentions को दे दिए, वो सब कुछ आपने कर दिया, the headings are already there. Then just one step, update your table of contents. It will be updated automatically. Don't have to do anything. Right, ma'am. Thank you. Anytime. So this, I hope this is clear now. Table of contents clear है आपको, जैसे automatic बनाते हैं. Heading 1, Heading 2, Heading 3 clear है. Page numbering कल मैम ने बता दिया था. Header footer हमने आपको बता दिया है. How to make table of abbreviations is clear. वो table कैसे बनाते हैं. I hope all of this is clear. Page bordering और चीज़ें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलो. Yes, ma'am. Perfect enough. If you have any doubts, please come back to us on this. अब हम we'll go ahead with the memo that we were referring to. Akash, if you may please. Yes, thank you. So let's go to index of authorities. List of abbreviations के बाद आते हैं index of authorities. ठीक है, यहाँ पे index of authorities में, that is how you write index of authorities. You write the statutes that you referred to first. So ये कल मैम ने आपको बताया होगा, आफरीन मैम ने भी कल बताया था. So index of authorities means all the authorities that you have used. So because this was a constitutional law moot and this also had something to do with the Representation of the People's Act, so it was for sure that they had to use both of these statutes. तो उन्होंने वो statute लिखे हैं क्योंकि उन्होंने वो refer किए हैं अपने पूरे मूट में, है ना. जो लॉ आप रेफर करोगे उस लॉ का statute is the law book that you use, not the law book but the bare act that you use, that is the statute. I hope you're aware of it. So that is what you write. जो acts हैं, constitution है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल लॉ मूट होता तो आप क्रिमिनल लॉ जितने इंडियन पीनल कोड हो गया, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, आप वो लिखते हैं. ऐसे जो भी स्टैट्यूट्स आप रेफर करते हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट. Then you write books and digest. So that's a list of all the books that you have referred to. Of course, novices है, very less chances of you getting hands to books which are based on contract law और आप एक से ज़्यादा books पढ़ पाओ. But अगर आप prefer करते हो read करना, you find any online book or any digest which you think is very helpful, you refer to it. So you write that under books and digests. So what has been done in this is, आपको कल मैम ने बताया था, ये 19th ब्लू बुक एडिशन या जो भी एडिशन सर ने इस मूट में यूज किया फॉर हिज मेमो मेकिंग is the way he has written the name of the books. So the name of the author is written first, that is in normal font. कॉमा डाल के इटैलिसाइज किया है बुक का नाम, फिर एडिशन लिखा है और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखी है. ठीक है, दिस इज हाउ दिस साइटेशन हैड टू बी डन. आप 19th ब्लू बुक एडिशन आपको एक भेज दिया गया था कल डॉक्यूमेंट, यू कैन रेफर टू दैट एंड दिस इज हाउ यू विल राइट इफ यू थिंक ऑफ यूजिंग एनी बुक. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. आपको दिस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट यू विल बी श्योर ऑन हाउ टू यूज बुलेट पॉइंट्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुलेट पॉइंट्स तो आई होप सिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे अभी भी बता देते हैं. यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, यू कैन इजीली यूज दैट एंड क्रिएट एंड सेलेक्ट विच एवर बुलेट यू वांट एंड ड्राफ्ट अकॉर्डिंगली. राइट, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. उसके बाद देन देयर आर डिक्शनरीज, ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड I think that is websites that have been used. So उसमें आप देख रहे हो B.A. Garner Black's Law Dictionary 8th edition 2004. So I remember somebody asking me about Black's Law Dictionary in one of the sessions. So Black's Law Dictionary is the dictionary that they had used during their moot. अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज करते हो तो आप उस तरीके से लिख के उसका एडिशन लिख के उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऐसे ही लिखोगे, और अगर ऑथर का नाम हो तो वो सबसे पहले लिखोगे. वो सेम ही तरीके से आप साइट करोगे. द साइटेशन वर्क्स द सेम वे. It just comes under the heading of dictionaries, online databases and websites. यहाँ पे you can see that they have used SEC Online, Manupatra, ECI.government.in. So for their moot जो important websites उन्होंने रेफर किए, ऑनलाइन डेटाबेसेस जो रेफर किए और जो डिक्शनरीज यूज की वो लिखी हुई हैं. ठीक है, जो आपको Excuse सेकंड me, दिख रहा है. हाँ जी वंशिका. Ma'am, do these websites need to be hyperlinks? नो दे डोंट हैव टू बी. ठीक है, आप हाइपरलिंक्स नहीं डालोगे, आप ऐसे यू जस्ट राइट, दीज आर आल्सो नॉट हाइपरलिंक्ड, यू कैन सी दैट.
ठीक है, दे डोंट हैव टू बी हाइपरलिंक। आप जो भी यूज करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज लॉयर्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू साइट समथिंग, it is important to write your sources. That is the main motive behind us asking you to make a table of cases, us asking you to write all your sources, index of authorities. एक जो भी authorities, जो भी चीज आप रेफर कर रहे हो, चाहे आप कोई आर्टिकल लिखो, चाहे मेमोरियल ड्राफ्ट करो, it needs to be given or written that this is the source which I used. ठीक है, it's like a bibliography you may say, but this is how index of authorities work. I hope there is no doubt with respect to index of authorities. The formatting remains the same. जो आपको डिक्शनरी, ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड वेबसाइट्स वगैरह दिख रही हैं, वो स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, आप इसे भी बहुत मूड्स में लोग हेडिंग 2 बना के लिख देते हैं, बट दैट इज अननेसेसरी। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अंडर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज राइटिंग की आपने क्या क्या यूज किया है, लाइक आपने स्टैट्यूट्स यूज किए हैं, डिक्शनरीज यूज किए हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज किए हैं, डू नॉट मेक सेंस। इट जस्ट मेक्स योर इन टेबल ऑफ कंटेंट्स लॉन्ग एंड डज नॉट मेक अ पॉइंट। इसलिए इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए स्मॉल कैप्स एंड बोल्ड में कर रखा है। ठीक है, आई होप इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज कैसे, इसमें कोई डाउट है पूछ लो मुझे। एक एक पेज से मैं आपको इसलिए गो थ्रू करवा रही हूँ बिकॉज बेसिक्स आपके करवा दिए हैं। अभी आई थिंक सिर्फ आपको फुटनोटिंग कैसे करवाना है बच्चा है। हाँ जी बताइए, यू हैड Ma'am, डाउट। if we are using the Bear Act, so do we have to mention the Bear Act also? Yes, that will come under the statutes referred. तो स्टैट्यूट्स रेफर्ड में फॉर एग्जांपल आपका तो चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसका ईयर लिख दोगे। Okay, ma'am. दैट विल कम अंडर स्टैट्यूट्स। बुक्स एंड डाइजेस्ट, इफ यू आर प्लानिंग टू यूज आर के बांग्या, लिख लो। ठीक है, जो भी बुक्स एंड डाइजेस्ट आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। आप कोई डिक्शनरी, आप ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी यूज करना चाह रहे हो, आपने यूज किया है, तो वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। सो व्हाट हैपेंस इज there are two ways to update this table, this list. One is आप जैसे जैसे रेफर करते जा रहे हो वैसे वैसे एक रफ लिस्ट बना के रखो और फिर उसको फाइनल कर देना। वरना आप पूरा जब मूड आपका, जब मेमो पूरा बन जाए उसके बाद आप फिर इसको ऐड कर सकते हो। व्हाट आई प्रेफर और आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड इज एक रफ लिस्ट हमेशा ड्राफ्ट ड्राफ्ट बना के रखना। आपने क्या क्या बुक्स यूज की, कौन सी कमेंट्री यूज की, ये इन कौन से वेबसाइट्स, डिक्शनरीज यूज की, उसका एक लिस्ट हमेशा रखना। और उसको फिर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज के फॉर्म में अच्छी तरह फॉर्मेट करके बुलेट पॉइंट्स में डाल के यू कैन प्रिपेयर योर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। आई होप दैट इज क्लियर। Yes, आज का ma'am. सेशन इजी होने वाला है बिकॉज कल का सेशन वॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ द कवर पेज, बिकॉज उसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा भी आपको बताई थी विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिंग। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर हैविंग दैट बैकग्राउंड of yesterday's meeting, it becomes easy to understand आज का session. I hope that is the case with you guys as well. मुझे तो लग रहा है काफी आसान हो जाता है वैसे। आकाश, I think we can come to the table of cases if they have no doubts with respect to this. Right. So table of cases, you can see how it is again in heading 1. Table of cases is written is in heading 1. अब यहाँ पे जो टेबल बनाया है उसमें आप देख रहे हो सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द केस है, साइटेशन है, पेज नंबर है। ये पेज नंबर is the page number in which you can find that case. Now the cases are in a alphabetic order. You can see it starts with under 10 and it A से start होता है, फिर B तक जाता है, फिर उसके बाद आगे जाता रहता है। It is in alphabetic order. But the page numbers are according to जिस पेज नंबर पे वो मिलता है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप दो चीजें कर सकते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने केसेस को एनलिस्ट कर देते हैं। तो पेज नंबर 1 में जो केसेस होंगे वो उसको उस तरीके से एनलिस्ट कर देंगे, बट व्हाट लुक्स मोर प्रॉपर इज टू हैव इट इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। नाउ हाउ टू डू दैट? आकाश, लेट्स गो टू द प्रैक्टिस वाला वर्ड डॉक्यूमेंट एक बार। राइट, सो अब हम यहाँ पे हैं, सो लेट्स ट्राई हाउ टू डू दैट अल्फाबेटिक ऑर्डर। दिस इज वन वेरी इजी थिंग। सो आकाश, बस ए एंटर, बी एंटर, सी एंटर, डी, ई ऐसे कर दो, 4-5 अल्फाबेट्स बस। एक्चुअली बी के बाद ई कर दो। हाँ ठीक है, परफेक्ट। चलो
हाँ चलो चलो वर्क्स। तो अब यू कैन, आई एम प्रिटी श्योर दैट ये तो प्रेप से ही पढ़ा होगा कि ये ऑर्डर नहीं है अल्फाबेटिक, तो इसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसे करना है आपको बताते हैं। यू सेलेक्ट द होल थिंग, ठीक है, पूरा सेलेक्ट करके ऊपर आपको पैराग्राफ के ऑप्शन में ए और जी दिख रहे हैं, दिस विल हेल्प यू सॉर्ट इट आउट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर। सो यू प्रेस ऑन दैट, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको Z से A चाहिए, A से Z चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड ऑन। वी वांटेड असेंडिंग फॉर श्योर एंड वी वांटेड, एज आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, प्लीज Z से A तक मत करना, A to Z ही रखना टेबल ऑफ केसेस, ठीक है। तो इसको आपने कर दिया, अब आप ओके दबा सकते हो, इट विल कम इन द करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। टेबल ऑफ केसेस में भी, जो टेबल ऑफ केसेस आपको, टेबल ऑफ केसेस पूरा जब आप लिस्ट बना दोगे अकॉर्डिंग टू योर पेज नंबर्स आप बना सकते हो, जो आपने फर्स्ट केस यूज किया तो आप फुटनोट से लेके उसे कॉपी पेस्ट करके यू कैन फिनिश योर टेबल ऑफ केसेस। आफ्टर यू आर डन विद दैट, you select the whole table of cases and you go to the paragraph option A to Z, press on the ascending alphabetic order and it will come in the alphabetic order. That is how Rajesh sir has done in this memo. ठीक है, so table of cases में it is important to have your table of cases, have your serial number, citations, पेज नंबर्स आर ऑप्शनल। अगर आप पेज नंबर्स डाल देते हो तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है, बिकॉज इट शोज दैट यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेहनत इन लाइक मेकिंग इट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। Ma'am, Yes, ma'am. excuse me, Yes. ma'am. Yes, yes, Uh, ma'am. ma'am, this table of cases, has it been made through insert table, because I cannot see any lines over here. Yes, so how that happens, not seeing any lines, is when you change the color of the table. So you have the option of, जो आकाश अभी दिखा रहे हैं, आप टेबल के डिज़ाइन में जाते हो, आप बॉर्डर्स में जा सकते हो, यहाँ पे जो बॉर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके यू कैन चेंज ऑफ वट एवर कलर यू वॉन्ट। सो टेबल बना के, टेबल आपको बनाना हमने बता दिया था, तो आप वहाँ पे जाके बॉर्डर स्टाइल्स में यू कैन शो, यू कैन क्लिक ऑन नो बॉर्डर्स, दैट इज वन वे यू डू इट। आई हैव ऑल्सो सीन पीपल चेंजिंग द पेन्स कलर टू वाइट, वाइट में भी कर दोगे तो दिखेगा है नहीं, ठीक है। सो देर आर टू वेज टू डू इट, दैट वॉज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। Okay, Why ma'am. this is done is because it looks very, you can see how clean it looks because you have a lot of cases। आपका वो tabular form जब lines आती रहती हैं तो वो इतनी clear या इतना clean वो table of contents या cases नहीं दिखता। So जब आप उसको no borders कर लेते हो, you can, आपने देखा था वो वहाँ पे जाके borders को change करके no borders में एक बार select कर लेते हो। Akash is showing it to you again. You can look at this. You go to the design, you go to the borders, and then you can change accordingly. ठीक है, सो आप नो बॉर्डर्स कर सकते हो, उसके हिसाब से आपके जो ये है ऑल बॉर्डर्स कर दिया। सो सी यू कैन सी हाउ दिस इज वर्किंग। टेबल बना के सब कुछ ऐड करके आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हो। अगर इसको पूरा सेलेक्ट करके ही एड्स बॉर्डर्स टू दिस नाउ, वो बॉर्डर्स भी ऐड हो जाएंगे। Any doubts on this? Hello, ma'am. Yes, Hello, Chetan. ma'am. हाँ जी। Ma'am, do we have to mention each and every case which we refers, na? Yes. Every case that you have written in your And memo has to be in the table of cases. memo. Okay. And ma'am, what about page number? That this page number is where we have mentioned the case. Yes. So अब आप देखोगे जैसे पेज नंबर 2 दिया है, पेज नंबर 1 दिया है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिख रहा है आपको, सीरियल नंबर 40 या Ma'am, no, ma'am. यू कैन Yes, सी ma'am. स्टेट Yes, ऑफ ma'am. Yes, ma'am. एनसीटी Yes, ma'am. वर्सेस Yes, यूनियन, ma'am. हाँ Yes, दिख रहा है, ma'am. तो उसे 1, Yes, ma'am. 3 कर Yes, रखा ma'am. है बिकॉज दैट हैज बीन द 40th सीरियल नंबर वाला 1, 3 इसलिए कर रखा है बिकॉज उसे फर्स्ट पेज में भी साइट किया, उसे थर्ड पेज में भी साइट किया, Yes, ma'am. Third page ठीक है। side के. Okay, हाँ, ma'am. तो इन्होंने मेमो में अपने फर्स्ट Okay, और ma'am. थर्ड पेज ऑफ द आर्गुमेंट्स एडवांस में दे हैव साइटेड इट एंड दैट्स दे हैव Okay, मेंशनड इट ma'am. हियर बिकॉज ये कभी बहुत मूड्स में ये लोग नहीं करते हैं पेज नंबर्स ऐड करना, मैंने बता दिया ये पेज नंबर्स ऐड करना ऑप्शनल है, पर केसेस आप Okay, जितने ma'am. भी मेमो में साइट करोगे, जहां पे भी मेमो में एक भी केस लिखा है वो टेबल ऑफ केसेस में होना जरूरी है अलोंग विद इट साइटेशन।
मैम एक और चीज थी, लाइक अगर हम किसी केस से कोई पॉइंट उठाते हैं, लाइक कोई ऐसा केस है जिसमें हमने एक पॉइंट उठाया है, तो हमें तब भी केस मेंशन करना पड़ेगा? हाँ जी, आप उस केस का जो भी पॉइंट उठाओ, देखो दैट इज वेर आई एम ओके मैम। कमिंग टू, जो भी आप सोर्स कर रहे हो, कहीं से भी आपने ओके करा मैम। हो, आप उसको अगर लिख रहे हो वर्बैटिम, यू हैव टू कोट इट, ओके मैम। एंड इट थैंक यू शोज योर मैम। रिसर्च एज वेल, एनी टाइम इट यस शोज योर मैम। रिसर्च एज वेल, बिकॉज आपने वो केस पढ़ा है, आपको उस केस में ये लाइन आपके केस के लिए हेल्प करती है, आपको ये चीज पता है, इसलिए आपने फुट नोट किया ओके थैंक है यू ना। मैम। यू कैन एनी टाइम यू कैन लुक एट दिस टेबल ऑफ केसेस एज वेल। एक बार नीचे स्क्रॉल करना आकाश प्लीज। So you can see there are 48 cases in this. यस मैम। ठीक है, तो किसी ने एक दिन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने चाहिए, तो अब देख लो 48 केसेस हैं एक मेमो में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मोड के। एंड ठीक मैम है, व्हाट इफ अगर हम एक भी केस साइट नहीं करते हैं तो? फिर व्हाट इफ तो मार्क्स में बहुत डिफरेंस बढ़ाएगा ओके चेतन, इट मैम। विल ब्रिंग डाउन योर मार्क्स टू like very low levels because you do not have any authority. आप ओके कोई भी मैम। अपना पॉइंट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करते हो ना, so it becomes important that you have an authority with you. आप अपने मन ओके से कोई मैम। चीज कहोगे तो जज का सुनना जरूरी तो है नहीं ना, वो लॉ बन जा रहा यस है मैम। ना। लॉ तो वही है जो स्टैचूट में है, उस लॉ को यस मैम। इंटरप्रेट सिर्फ कोर्ट्स कर सकते हैं, और वो इंटरप्रिटेशन आपकी जजमेंट में है। आप इन्हीं यस दो मैम। चीजों को यूज करके अपना केस बना सकते हैं, तो यू हैव टू मेंशन केसेस के यस बिना मैम। तो मूट या कोई भी केस चल ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज हाउ द कोर्ट इंटरप्रेटेड एंड दैट इज हाउ यू कनेक्ट एंड यू से दैट इंटरप्रिटेशन वर्क्स इन आवर केस एज वेल एंड दस दिस शुड बी द जजमेंट शुड बी इन माय फेवर। ओके ठीक है, मैम। तो आप चाहे, मैंने उस दिन भी बताया था, आप चाहे 3 केसेस रखो, चाहे आप 30 केसेस रखो, 30 केसेस रखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो आपके हेल्प का नहीं है, और 2 केसेस का भी बहुत फायदा है अगर वो आपके हेल्प का है। बट ओके मैम। ऑल दैट आई मीन बाय दिस इज ऑन एन एवरेज अपने रैशनल के हिसाब से रिसर्च करोगे तो अच्छे खासे केसेस ओके मैम। मिलेंगे जो आपके लिए होंगे, तो इंक्लूड दैट। ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर चेतन। ओके मैम प्लीज थैंक यू मैम। एनी टाइम प्लीज रिमेंबर नॉट टू लिमिट योर सेल्फ, सबके लिए है ये। केसेस के नंबर कितने होने चाहिए पे मत कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी रिसर्च की वजह से केसेस के नंबर कितने बन रहे हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, चलो टेबल ऑफ केसेस, आई होप नो वन हैज एनी डाउट विद दिस। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स Good evening, बॉर्डर्स ma'am. वगैरह हमने बता दिया। हाँ जी योशिता, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, so if I'm making mention of a case on, say, page 3, so I यस mention the citation on the footnote as well and in the table of uh, this cases as well. यस, व्हेन यू देखो साइटेशन का आपको कल भी बताया था कि 19 ब्लू बुक एडिशन है, 19 ब्लू बुक एडिशन, अभी हम फुटनोट पे आएंगे। बट आप जब भी लिखते हो आप केस का नाम भी लिखते हो, फॉर द यूनिफॉर्मिटी यू राइट द केसेस नेम, यू राइट द साइटेशन, दैट इज हाउ यू राइट फुटनोट्स में। फिर आप टेबल ऑफ केसेस में आते हो, वहां पे भी नेम ऑफ द केस एंड राइटिंग द साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक कंपल्सरी, समझ लो बॉर्डर लाइन इंस्ट्रक्शन, ये करना ही करना है। आप सीरियल नंबर ऐड करो ना करो, आप पेज नंबर ऐड करो ना करो, इज योर ऑप्शन, योर डेडिकेशन, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट नेम ऑफ द केस एंड citation is compulsory, there is no second option to this, Thank you, दोनों ma'am. जगह होना चाहिए। ठीक है, राइट, एनी टाइम। चलो अब टेबल ऑफ केसेस में या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, लाइक, और वी कैन गो अहेड। ठीक है, तो इसमें कोई, इसमें हाँ the जी, last time you showed the websites wala portion, इसमें the yesterday we were being told that we have to mention the last time you visited as well, so उसमें तो नहीं था ऊपर। उसमें वेबसाइट के नाम थे तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हैं उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जब, क्योंकि आप जो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप मनुपात्रा है या एससीसी है, एससीसी एक डेटाबेस है, आपने हर केस के लिए एससीसी यूज किया होगा, आई जेन्युइनली बिलीव दैट यू विल। जब भी एससीसी का सेशन हो जाएगा तो आप हर केस को एटलीस्ट एससीसी में एक बार तो देखोगे, तो आप एससीसी के सामने कितने बार लास्ट एसएस लिखोगे, क्योंकि आप 10 केसेस हैं फॉर एग्जांपल, आप 10 केसेस 10 अलग अलग टाइम पे देखोगे ना, एटलीस्ट 10:59 और 11 o'clock वाला डिफरेंस तो होगा ही।
तो वो तो आप नहीं लिख सकते। सो दैट इज अ जनरल वो कि आप सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हो, आप लास्ट एसेस्ट वहां पे नहीं लिखते। और लास्ट एसेस्ट भी बहुत ये सब्जेक्टिव है। जो 19 ब्लू बुक एडिशन है उसमें हो सकता है हो, आपने रूल ज्यादा पढ़े हैं अच्छी तरह, आपको पता होंगे कि लास्ट एसेस्ट का टाइमिंग 19 ब्लू बुक में होता है नहीं होता, बट ज्यादातर साइटेशंस में वेबसाइट जो आपने लाइन कहीं से उठाई है उसका फुटनोट किया है, अगर कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको रिलायबल लगती है, तो उसके बाद आप लास्ट एसेस्ड ऑन डेट एंड टाइम लिखते हो। बट इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में वो लिखने की जरूरत नहीं होती। Right, ma'am. ठीक है, आई होप दैट आंसर्स। एनी अदर डाउट्स? ठीक है, आई बिलीव देयर आर नो डाउट्स अभी के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज देन। आकाश, प्लीज इफ यू मे proceed to the statement of jurisdiction. राइट, सो अब हम स्टेटमेंट ऑफ jurisdiction में, यहाँ पे इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मूड, सो यू विल सी दैट आर्टिकल 32 लिखा है। आई होप आप लोगों ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी, तो आपको पता होगा आपको आपके नोविसेस के लिए कौन से सेक्शन के अंडर कौन से कोर्ट में जाना है। नाउ यू विल सी स्टेटमेंट ऑफ jurisdiction हैज द सेम हेडिंग 1 जो आपको हम स्टार्टिंग से एम्फसाइज कर रहे हैं। देन यू हैव रिटन that the respondents, that is Union of Bharat Nadu and Nation Builder, humbly submit to the jurisdiction of the Honorable Supreme Court of Bharat Nadu under this article in response to the petition filed by the petitioners. You can use the same language and this is the best way you write. ठीक है, आप ये लिख सकते हो, बट कॉपी प्लीज कॉपी मत करना। इन द सेंस नेम ऑफ द पार्टी अपने सूट के हिसाब से चेंज करना है, जुरिस्डिक्शन अपने सूट के हिसाब से चेंज करना है, आप कौन से सेक्शन के अंडर आ रहे हो वो आपको अपने सूट के हिसाब से चेंज करना है। दिस विल ओनली बी यू विल बी एबल टू डू आफ्टर यू हैव डन योर बेसिक रिसर्च एंड नो कि कौन सा करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे मतलब दिस इज ऑप्शनल बट इट लुक्स वेरी नाइस, सो I would always prefer you guys also opting for the same thing of writing the article or the section under which you have approached. तो आपने जो statement of jurisdiction में यहाँ पे article 32 लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऊपर border डाल के यहाँ पे इतने अच्छी तरह article 32 and in this part ये सारे rights जो पूरा article 32 of the constitution कहता है उन्होंने लिखा है to establish that this is the jurisdiction, this is the article that they have used and which gives them the power to approach the honorable supreme court. राइट, तो आप जिस सेक्शन के अंडर आओगे तो आप उसमें वैसे ही लिखोगे। इसमें कोई डाउट है? बॉर्डर करना आता है, सिर्फ ऊपर की लाइन भी यूज हो सकती है, आपको चारों तरफ बॉर्डर बनाना हमेशा जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आई होप इज क्लियर नाउ। आई थिंक दिस माइट बिकम वेरी इजी फॉर यू कि बॉर्डर वॉर्डर तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, सो Excuse दिस me, इज इजी। यस यस ma'am, what does that line mean? However, respondent one reserves the right to challenge it. See, however respondent one reserves the right to challenge it, मतलब jurisdiction जो है, अभी मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, but not at all something that you should cater to in for your novices, but for your future moods or whatever you want to do further. Right to challenge it मतलब jurisdiction से related एक contention है, एक issue है। मतलब दोनों पार्टी, पहली पार्टी तो आ गई तो वो तो कभी नहीं बोल सकते कि jurisdiction गलत है, क्योंकि उन्होंने वो jurisdiction opt की है ना। जो दूसरा पार्टी आता है इन रेस्पॉन्स टू दैट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कम्स फॉर टू गिव अ रिप्लाई। ठीक है, वो रेस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं, डिफेंस हो सकते हैं, तो वो रिप्लाई करने आता है ना, तो दे हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ दैट सेम वेरी कोर्ट, बट दे कैन टेल द कोर्ट और दे कैन आर्ग्यू दैट दे डू नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। Okay. डिड यू अंडरस्टैंड? सो इसमें राइट टू कंटेंड लिखा हुआ है, दैट मीन्स द अदर पार्टी वांट्स टू मेक दिस एन इशू एज वेल, वांट्स टू मेक the jurisdiction also as an issue and wants to contend that you do not like the court in which the, like for example the Supreme Court does not have the jurisdiction to decide on this. Okay, thank you. ठीक है, एनी टाइम यू डू नॉट हैव टू, मतलब अभी इतना शायद ना भी समझ आए तो आप अगर
ये पूरा मतलब पढ़ने लगोगे और आगे जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। अभी नोविसेस के हिसाब से तो इतना नहीं था, बट स्टिल इम्पोर्टेंट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, एनी अदर डाउट्स पूछ लो। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा हम स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन तक पहुँच गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन में क्या क्या कवर करना भी है आपको बता दिया है। आई होप देयर आर नो डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, मेक्स योर वर्क इजी। Yes, ma'am. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू देन। आकाश, इफ यू मे प्रोसीड आगे। यस, सो यू कैन सी द पेज ब्रेक देयर, राइट। सो स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन के बाद यू कैन सी द पेज ब्रेक एंड देन यू कम टू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। नाउ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगेन कंटिन्यूइंग एंड रीइटरेटिंग माई सेल्फ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो लिखा है हेडिंग 1 में है, फिर आप फैक्ट्स शुरू कर रहे हो। फैक्ट्स आपने बुलेट्स यूज़ किए हैं, नंबरिंग यूज़ की है, यू हैव यूज्ड इट एज 1 2 3 वैसे कर रखा है। देयर आर टू वेज टू राइट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और समरी ऑफ फैक्ट्स। एक चीज़ आप कर सकते हो, दैट इज राइट इट इन पॉइंट्स जैसे आपके सामने हैं, वरना आप पैराग्राफ वाइज कर सकते हो। इन द सेंस यू कैन लाइक डिवाइड द होल स्टोरी इनटू सेक्शंस, लाइक बैकग्राउंड का एक सेक्शन, फिर आर्ग्यूमेंट किस चीज़ पे हुई, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था, ऐसे करके भी आप सेक्शन वाइज बांट सकते हो। पॉइंट्स बिकम ईजी एंड बिकम्स क्लियरर टू रीड। अगर कोई बहुत लंबा प्रॉप होता है तो समरी ऑफ फैक्ट्स में आप एज सेक्शंस भी डिवाइड कर देते हो, लाइक यू डिवाइड अ स्टोरी ऑफ हैविंग अ बैकग्राउंड एंड उसके बाद क्या हुआ, लाइक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या था, फिर किसने क्या ब्रीच किया, ऐसे ऐसे सेक्शंस में आप बांट के पैरावाइज भी लिख सकते हो। देयर इज नो standard rule of only writing it in the numericals or numbered points. You can do it as parawise as well. ठीक है, so that is statement of facts, first thing that you should know. Second, Excuse me, ma'am. हाँ जी, Sorry to interrupt, ma'am. No, But please. isn't like, is there a difference between the statement of facts and the proposition that we've given for the mood? डिफरेंस इन द सेंस यस, हाँ, आप कंप्लीटली उसे कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका तो नोविसेस का प्रॉप एक पेज का है, सो बिकम्स इजी फॉर यू, यू कैन, वी वुड ऑफ कोर्स सजेस्ट, एंड कॉपी करने से पता चल जाता है कि आपने कॉपी किया, तो कॉपी तो कभी नहीं करना चाहिए। आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में क्या करते हो, आप फैक्ट्स लिखते हो जो आपके हिसाब से ज़रूरी हैं, ठीक है, तो आप उन फैक्ट्स को लिखते हो क्योंकि काफ़ी टाइम जो फैक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके केस के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती हैं, दोज आर वेरी मतलब not relevant, so you won't include that in your statement of facts, you would include things that are relevant. अब आप देखोगे रूल्स में लिखा हुआ है नो आर्ग्यूमेंटेटिव फैक्ट्स टू बी देयर, ठीक है। नो Yes, ma'am. नो आर्ग्यूमेंटेटिव फैक्ट्स मीन जैसे आप अगर आप एक पार्टी की तरफ से जा रहे हो, ठीक है, जैसे इस केस में भारत नाडु दूसरा पार्टी और एक पहला पार्टी, चलो पेटिशनर 1 एंड रेस्पोंडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो पेटिशनर 1 है उसका जो मेमो होगा उसमें वो सारी ऐसी चीजें लिखेगा जो फैक्ट शीट में रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट हो, ठीक है, कि Right, आप ma'am. पेटिशनर का मेमो पढ़ के उसके फैक्ट्स पढ़ के आपको लगेगा ओहो दिस इज द पर्सन हु शुड विन, इसके साथ तो सब कुछ गलत हुआ है, उसकी गलती आपको उस फैक्ट शीट में दिखेगी ही नहीं बिकॉज दैट इज हाउ यू फिल्टर। दिस शुड Right, ma'am. नॉट So बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। basically, what is to be done in statement of facts is we have to write it from our clients, whichever helps our clients. नो 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 Facts. नो नो, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, मैं वही बता रही हूँ, दिस इज अच्छा, समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, यू शुड नॉट इंक्लूड इट, क्योंकि लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंटेटिव फैक्ट्स शुड नॉट बी देयर। That means anything which limiting yourself to only things which help your client and making it कि हाँ हाँ ठीक है हमारे क्लाइंट ने तो पैसे भी दे दिए थे, दूसरे वाले ने तो डिलीवरी भी नहीं की, ऐसी चीजें आप मतलब अगर फैक्ट शीट में है, फैक्ट शीट हैज टू बी न्यूट्रल इज व्हाट आई मीन टू से, इट शुड नॉट बी टुवर्ड्स यू एंड अगेंस्ट द अदर पार्टी ऑल टुगेदर, इट शुड बी न्यूट्रल इन द सेंस कि जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का क्रूशल या क्रक्स है जो आपके फैक्ट्स का वो इसमें होना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी ओनली फॉर योर पार्टी एंड अगेंस्ट द अदर वन क्लियरली। Right, ma'am. So it basically just needs to have all the facts. That's it. yes that is Right. it, statement of facts means सारे फैक्ट्स। बहुत लोग इसे समरी ऑफ फैक्ट्स भी लिखते हैं, जब फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो यू ऑफ कोर्स सम इट अप,
बिकॉज यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। अगर मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर 15 पेज का प्रॉप है या 17 पेज का प्रॉप है, तो यू कैन नॉट राइट द फैक्ट्स ऑफ 17 पेज, वो तो आपको मेमो की लिमिट ही चले जाएगी उतने में। तो आप फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को कम करते हो, आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो चीज़ें लिखते हो उसमें, यू सम इट अप। सो दैट इज हाउ यू राइट द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं सिर्फ वो लिखने हैं। एनीथिंग विच इज आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर हैज नो स्पेस इन दिस एरिया। Right, ma'am. Thank you. राइट, एनी टाइम। सो आई होप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखना कैसे है और क्या क्या इसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्लियर है। प्लीज आर्ग्यूमेंट्स अपने मत Ma'am, लिखना। हाँ जी कनिष्का बताइए। ma'am, so basically we have to write the statement of facts in our own language. Yes, it is more like it's a preferred manner. You write it in your own language, but you write the facts and not in an argumentative way. Bas. Yeah, I think makes it a whole crux of how to write the statement of facts. Thank you, ma'am. ठीक है, चलो इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे जाते हैं। बाकी चीजें सब कुछ सेम है। हेडिंग 1 है, फुटर है, हेडर है, पेज नंबर है, सो उसमें और बॉर्डर्स है। और ये याद रखना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज लॉयर्स। कुछ भी चाहे इसके बाद मूड में इंटरेस्ट ना रहे या तुम्हें ना मन कर रहा हो अभी भी, नॉट नेसेसरी दैट यू विल फील इंटरेस्टेड इन मूटिंग, बट इफ यू हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन राइटिंग और ड्राफ्टिंग एनी डॉक्यूमेंट, तो प्लीज रिमेंबर कि जस्टिफाई, वो अलाइनमेंट जो होती है वो जस्टिफाई वाली होनी चाहिए। आप अभी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जैसे देख रहे हो, तो यहाँ पे ये पूरा अलाइनमेंट इज जस्टिफाइड। इट शुड नॉट बी लेफ्ट इंडेंटेड, नॉट राइट, नॉट सेंट्रल अलाइंड, इट शुड बी जस्टिफाइड वाला अलाइनमेंट। दिस यू हैव टू बी श्योर ऑफ, चाहे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हो, चाहे समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, कोई भी बॉडी ऑफ टेक्स्ट में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जूरिसडिक्शन वगैरह में। अगर इफ यू वांट टू मेक इट थोड़ा सा फैंसी और सिर्फ 3 लाइनें हैं तो उसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हो, बट हमेशा प्रेफर करना कि अगर कुछ चीज़ हाईलाइट करनी है तो हाँ सेंट्रल अलाइन कर सकते हो, बट और जैसे हम हेडिंग्स को भी सेंट्रल अलाइन कर रहे हैं, बट बाकी जो आपका बॉडी ऑफ द टेक्स्ट ऑलवेज शुड बी इन द जस्टिफाइड वाला अलाइनमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो लेफ्ट राइट इधर उधर होना बहुत गंदा लगता है। अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे क्लास के तो ये याद रखना, जस्टिफाई कर देना प्लीज। ठीक है, आई होप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इज क्लियर। हम Right, आगे ma'am. जाते हैं Yes, ma'am. फिर। Akash, please, if you may scroll it down a little, we can go to the next part of the memo. Summary of facts के बाद statement of issues. Now, statement of issues has another name to it, which is known as issues raised. आप दोनों में से जो भी आपके रूल्स में दे रखा है कि आपको कंटेंट्स में ये लाना है, ये इंक्लूड करना है, वही हेडिंग लिखना। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे टू डू। अब स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज अगेन स्मॉल कैप्स में है, बॉर्डर वो सब कुछ, बिकॉज हेडिंग 1 राइट। अब आप देख रहे हो नीचे इश्यूज लिखे हैं। इश्यूज एंड कंटेंशन में आई थिंक आपको कल जवाब आराम से मिल गया था, एंड इट वाज वेरी वेल क्लैरिफाइड दैट इश्यूज आर द क्वेश्चंस एंड कंटेंशंस आर योर आंसर्स टू इट। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन सी ऑल द इश्यूज दैट वर देयर हैव बीन रिटन। इसको आप देख सकते हो सेंट्रली अलाइंड है, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि दीज आर थिंग्स जो बहुत कम है टेक्स्ट में। एक दैट इज फर्स्ट। सेकंड, दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू हाईलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, या आप वैसे जस्टिफाई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रली अलाइन करने से इट लुक्स बेटर, सो इसलिए सेंट्रली अलाइन कर रखा है। ठीक है, अब यू कैन सी हाउ जस्टिफाइड वर्क। ठीक है, सो सेंट्रली अलाइन करना इज लुकिंग बेटर, इसलिए इसे सेंट्रली अलाइन कर रखा है। तो कुछ चीज़ों में आप सेंट्रल अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ डोंट यूज इट ज़्यादा। एंड बाकी लेफ्ट राइट तो आप देख लेना, जस्टिफाई इज द बेस्ट अलाइनमेंट टू बी यूज्ड। ठीक है, सारे इश्यूज लिखे हुए हैं, इसके बीच में आप स्पेसिंग देख रहे हो कितनी है, और आपको वो इन्वर्टेड पी हर जगह नहीं दिख रहा। स्पेसिंग अच्छी तरह है बट इन्वर्टेड पी हर जगह नहीं दिख रहा। वाई इज दैट? कैन समबडी आंसर? कल का सेशन अगर ध्यान से सुना हो तो। Ma'am, due to the line spacing. Yes, due to the line spacing. Good, Simran, that's perfect answer. हाँ, due to the line spacing, उसके वजह से ही वो इस तरीके से है। line spacing, hope the C7 can understand, know what
clear, not a problem. हाँ जी, सो इश्यूज आपके हो गए हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ. इश्यूज हमेशा ये भी याद रखना फॉर पीपल हु might not have paid attention yesterday थोड़ा, तो whether or not से issue start होता है और contention आपकी that होती है, because this is the question and that is the answer. ठीक है, so this I hope is clear. Now I hope we can go ahead if we have your permission to go Ma'am, ahead with the next page. मैम Right. हाँ जी. मैम रिगार्डिंग द इश्यूज, हमें सिर्फ वही इश्यूज मेंशन करने हैं जो हमें प्रोपोजिशन में दिए हुए हैं, या यहाँ पे हम एडिशनल इश्यूज लाके आ सकते हैं? कल आपको शायद बता दिया गया था कि आपके रूल्स में अलाउड है कि आप अपने जो आपको दे रखे हैं इश्यूज, उसके अलावा भी आप इश्यूज बना सकते हो, है ना. पर इश्यूज आपको वही लिखने हैं जो आपने पहले ऑप्शंस वो तो है ही. यू हैव टू कवर ऑल द इश्यूज दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द मूड प्रॉप. देयर इज नो सेकंड चॉइस टू दैट. वो तो करने ही करने हैं. उसके अलावा आपको कोई लगता है कि कोई इशू कवर करने की जरूरत है, एंड इफ योर रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन गिव यू द परमिशन टू ऐड इश्यूज, यू मे. ओके मैम. ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. अब और कोई डाउट है या हम आगे बढ़े? किसी को भी कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो, जल्दी करते हैं. आज आपके 1 बजे से बजा आप पूछ. इसके बाद फिर हम आपका एसईसी का सेशन और ओरल्स के सेशन ले लेंगे, मतलब नॉट टुडे ऑफ कोर्स बट इन द कमिंग डेज. सो आज कुछ भी मेमोरियल ड्राफ्टिंग से पूछना है, प्लीज गो अहेड, पूछ लो. सो आई होप इश्यूज तक किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए कोई कुछ पूछ नहीं रहा है. लेट्स गो अहेड फिर. आकाश, if you may please scroll the screen a little, we can go ahead with the next page of the document. Thanks. पेज ब्रेक नोटिस कर लेना गाइज, पेज ब्रेक हर जगह डाला है बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग टू डू. अब यहाँ पे अगेन यू कैन सी सेंट्रल अलाइनमेंट, क्योंकि 4-4 लाइन की चीजें हैं और समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप देखोगे तो 1 पेज या 1.5 पेज से ज्यादा जाना नहीं चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कंटेंशंस यू आर कवरिंग. ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल अलाइनमेंट वर्क्स. मैंने वैसे कभी सेंट्रल अलाइनमेंट यूज नहीं किया, मैंने जस्टिफाइड यूज किया है हमेशा व्हेन इट कम्स टू समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज टेक्स्ट ज्यादा हो जाता है. तो जो भी आपको अपीलिंग लगे, ठीक है, इसमें मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है दैट समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेंट्रली अलाइन्ड, लुक्स वेरी नाइस, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक टू पुट इट इनटू सेंट्रल और जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वो आपकी मर्जी है. ठीक है, बट उसके अलावा समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में वैसे आफरीन मैम ने कल इसे भी कवर कर ही दिया था. शी हैड गॉन थ्रू द होल मेमो फॉर यू, बट आई विल जस्ट टेल यू. तो कंटेंशन 1 आप लिखते हो, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स का सम लिखते हो. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का सम इन द सेंस कि आप जो पूरा इतना लंबा जो आर्ग्यूमेंट लिखोगे सब कंटेंशंस वगैरह के साथ, आप उसे छोटा सा इन लाइक 3-4 लाइंस यू सम इट अप. कोई भी आपका समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पढ़े तो उसका इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि हाँ, दिस पर्सन इज सेइंग द राइट थिंग एंड इज कंटेंडिंग वेरी राइटफुली एंड काफी जस्टिफाइड है इसका क्लेम. दैट इज योर समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की इमेज वैसी होनी चाहिए. जब आप एक बार वो 4 लाइनें पढ़ो तो उसमें भी द ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट द पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, सही है. आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज द क्रक्स ऑफ समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. कंटेंशन 1 लिखा, उसमें उसके बाद आप देख सकते हो कंटेंशन 1 किस में लिखा है, स्मॉल कैप्स में लिखा है, बिकॉज देयर हैज टू बी अ डिफरेंस शोन इन द हेडिंग 1 विद द कंटेंशन दैट इज रिटन विथ दिस बॉडी ऑफ द कंटेंशन. उन तीनों के डिफरेंस के लिए समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हेडिंग 1 के हिसाब से कंटेंशन 1 आप देख सकते हो इज अकॉर्डिंग टू द स्मॉल कैप्स बोल्ड में है, एंड आप बॉडी ऑफ द कंटेंशन यू कैन सी इज इन नॉर्मल टेक्स्ट. स्पेसिंग आप देख सकते हो ज्यादा है बिकॉज समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कंजस्टेड ना लगे इसलिए. अकॉर्डिंग टू योर विशेस देयर आर नो सर्टेन रूल कि 1.5 ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ये आपकी मर्जी है, आपको जिस तरीके से स्पेस करना ठीक लगे वो आप कर सकते हो. ठीक है, आपकी मर्जी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स एनी वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू ड्राफ्ट, द वर्ड्स एंड many things of the formatting depends on your choice as well. There is no certain rule to it. So I'm just telling you what we prefer, what we recommend, because थोड़ा सा शायद 2-3 साल सीनियर है तो वो वाली बात है कि थोड़ा हमने देखे हैं मेमो, सो वी नो. अभी जब
देखोगे तो एक्सपीरियंस वेयर यू ऑफर व्हाट यू प्रेफर। ठीक है, एनी डाउट्स विद दिस? आई डोंट थिंक देयर इज एनी। अगर है तो कुछ भी पूछ लो अभी, हम वरना आगे बढ़ जाते हैं और ये खत्म कर लेते हैं। No, ma'am, I don't think so. This means no doubt. No, ma'am. Guys, I won't mind a few yeses, please. Yes, ma'am, you can go ahead. Ma'am, we can move on. Yes, Yes, चलो Yes, ma'am. चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो आगे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन चीज में, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स एडवांस हेडिंग 1, कंटेंशन 1 इज हेडिंग 2। दिस यू विल मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर विश, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। स्पेसिंग आप देख सकते हो, इसमें अच्छी स्पेसिंग डाल रखी है टू गिव क्लैरिटी टू द कंटेंशन 1। उसके बाद बॉडी स्टार्ट्स। ठीक है, अब बॉडी में कल आपको पेज नंबरिंग मैम ने बता दिया था, सेक्शन ब्रेक डाल के लिंक टू प्रीवियस वो करके वो चेंज कर सकते हो आप पेज नंबर। आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ। लेट्स गो अहेड एंड लर्न हाउ to draft a contention also Afina had covered yesterday. So I will tell you para numbering भी I think आपको आता होगा, वरना para numbering और footnoting. Basically these are the two things that I will cover with respect to your arguments advanced. ठीक है, तो contention 1 आपको बता दिया heading 1 है। उसके बाद जो आप para wise लिखते हो, अब para की दो जरूरतें हैं why you write with paras in contentions. First, it gives you clarity, it gives you a structure to your memo. ठीक है, दैट इज 1। फॉर एग्जाम्पल आप जज के सामने हो और आपको रेफर करना है आपकी मेमो को, आपका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आपको एकदम जिता ही देगा केस। ठीक है, वो है आपके पेज नंबर 5 में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे योर ऑनर्स द काउंसिल वुड रिक्वेस्ट you to please refer to the memorandum which has been provided on behalf of the respondents. Kindly turn to page number 2. At para 4, the council has mentioned this, whatever you want to quote. ठीक है, so this is how your para numbering will help you. आप जज को, क्योंकि जज के पास हमेशा हर कॉम्पिटिशन में जो भी आप मेमो बनाते हो वो उनके पास ऑलरेडी होता है, वो उस मेमो को रेफर कर रहे होते हैं जब आप बोलते हो। इसलिए मैं बार बार ये भी बोल रही हूँ, राइट, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। 19 ब्लू बुक साइटेशन इट इज रिटन। सी, एक चीज समझो, 19 ब्लू बुक साइटेशन इज फॉर साइटेशन। सो आप कुछ भी साइट कर रहोगे, जो भी आप साइट कर रहे हो वो सेंट्रल अलाइंड में होना चाहिए, वो जस्टिफाइड में होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, जो भी आप साइट कर रहे हो, आपकी बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो जस्टिफाइड होना चाहिए या सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, वो साइटेशन डजंट डील विथ। साइटेशन डील्स विथ हाउ द साइटेशन शुड बी। आप कोई भी सोर्स लिख रहे हो तो उसको कैसे लिखोगे, उसको जस्टिफाई में होना जरूरी है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट कृतिका। या किसी और को भी अगर ये डाउट हो तो आई होप दैट इज क्लियर नाउ। Ma'am, another question. So, Right. as we just कृतिका तो हाँ जी मालिका। Yes, ma'am. So as you just told ki, in our arguments, if we have to mention a particular para, like, we present it like that. So currently in the videos that we'll be sending, do we also, speak like that only? आप क्या कर सकते हो ना, वीडियोस के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो ये चीज, यू कैन ऑफ कोर्स साइट, बट बिकॉज देर आर लाइक लेस चांसेस कि आप दिखा पाओ या वो देख पाए ऐसे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के पर्टेनिंग, व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट आई वुड सजेस्ट, you can say if you want to quote something in para 4 of your memorandum, you go the same way as I told you. आप बोलोगे referring to the memorandum in para 4 of the memorandum on behalf of this, फिर आप जो आपको साइट करना है ना वहां से आप उसको रीड आउट करोगे। ठीक है, अगर आपको वो चीज इंपॉर्टेंट है साइट करने के लिए। Understood, ma'am. राइट, अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट है साइट करने, तो यू कैन बिफोर रीडिंग इट आउट यू विल जस्ट टेल देम दिस इज ओनली टू शो, मतलब यू विल नॉट टेल देम दिस बट
कि आप उन्हें बस ये दिखाना चाहते हो कि आपको जो मैं बता रही हूँ ये मैंने मेमो में भी ऐड कर रखा है। अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इंपॉर्टेंट केस है, तो ऑफ कोर्स दे कैन रेफर टू द मेमो एज वेल एंड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिसर्च। अंडरस्टूड मैम। राइट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव हियर। ठीक है, तो आप साइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट प्लीज रीड इट आउट टू देम सो दैट it becomes a part of your argument, and even if they don't refer to your memo, they know that you have included it in your memo and they know what you are referring to, right? तो वो clarity मिल जाएगी, there will be no nothing which will be open ended यहाँ पे, right? So arguments में अब आपको मैं पैरा दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। आकाश is here to help us। आकाश, आप क्या करते हो, पहले पैरावाइज सब कुछ लिखते हो, फिर उसके बाद पैरावाइज सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है पहले, मतलब इट इज द सेम थिंग एज नंबरिंग। जो ऊपर पैराग्राफ के ऊपर आपको नंबरिंग दिख रही है, दैट इज द सेम थिंग दैट इज यूज्ड टू नंबर द पैराग्राफ्स एज वेल। ठीक है, सो देयर इज नो, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ डाउट विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू नंबर द पैराग्राफ्स। इट्स द सेम वे हाउ नंबरिंग वर्क्स, जो आपको बुलेट्स बताए थे, इट्स द सेम वे हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कंटेंशन 1 हो गया और कंटेंशन 4 तक जितने पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं, सारे पैराग्राफ की नंबरिंग कंसिस्टेंट रहती है। मतलब कंटेंशन 1 स्टार्ट्स विथ 1, उसके बाद अगर पूरा मेमो 40 पे एंड हो रहा है तो कहीं पे भी, मतलब ये पूरा कंटिन्यूस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ लोग क्या करते हैं, कंटेंशन को अलग करते हैं, लाइक कंटेंशन 1 विल हैव पैरा 1 टू पैरा 20 नंबर्ड, देन कंटेंशन 2 विल अगेन हैव पैरा 1 टू पैरा 10 नंबर्ड। यहाँ पे आकाश ने आपको करके दिखा दिया है कैसे करना है। सो दिस इज हाउ यू डू। व्हाट आई मेंट बाय सेइंग कंटेंशन 1 कंटेंशन 2 इज आप उसकी नंबरिंग अलग कर सकते हैं। आई होप यू नो दैट वंस यू, ओके ये बता देते हैं एक बार। आकाश एक काम करो, जो ये मोरओवर व्हाट एम आई सेइंग, जो इम्प्यूग्ड अमेंडमेंट है उसके बाद एंटर दबाओ, मोरओवर से पहले, कंटेंशन 1 में ही जो थर्ड लाइन है उसके बाद एंटर दबाओ। हम लेट अस टीच देम हाउ टू डिवाइड। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग गाइज, मतलब आप कर भी सकते हो ये चाहो तो। आकाश, आई होप आई एम ऑडिबल। आकाश, कैन यू हियर मी? यस, सॉरी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। सो हियर यू कैन सी 1 2 3 हो गया वो, बिकॉज वहाँ पे एंटर दबा दिया तो वो पॉइंट्स हो गया। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज, जैसे ही आपका सेकेंड कंटेंशन स्टार्ट होता है, आकाश इफ यू कुड स्क्रॉल डाउन टू द सेकेंड कंटेंशन प्लीज। दिस इज हाउ यू नंबर। आई नो काफी लोगों को काफी स्टूपिड लग रहा होगा, पता होगा ये करते कैसे हैं, बट फॉर द पीपल हु डू नॉट नो और हैव नेवर यूज्ड वर्ड, we'll go through that as well, है ना? So next contention में चले जाओ आकाश प्लीज। जैसे कंटेंशन 1 में 1 to 10 रखा आपने, या जितने भी उसमें पैरास हैं, यू मेड इट अ होल कंसिस्टेंट बुलेट पॉइंट्स। इन द नेक्स्ट वो यू वांट टू चेंज इट, लाइक आप अगर आर्ग्यू कर रहे हो तो आप ये करना चाहते हो कि कंटेंशन 1 में आपने, कंटेंशन 4 तक रुक जाओ, बस बस आकाश, यहाँ पे इन्हें start with the new numbering. So you go to paragraph, you erase जो bullet points हैं, and it gives you an option जो already हैं bullet points, उसको हटाओ एक बार, and it helps you start with new numbering. ठीक है, if you press on the bullet, it helps you understand the new numbering. सो आप पहले नंबरिंग हटाते हो जो आपकी कंटेंशन है उससे, ठीक है, उसके बाद आप फिर से नंबरिंग में जब प्रेस करोगे, सो इट, इफ यू क्लिक ऑन इट, इट विल आस्क यू इफ यू वांट टू स्टार्ट विद न्यू नंबरिंग और नॉट, और डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस वन। आकाश एक काम करो, नया डॉक्यूमेंट खोल देते हैं, विल मेक इट इजी फॉर देम एंड विल मेक इट इजी फॉर यू ऑल्सो। इसमें शायद काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो दे सम ऑफ देम माइट नॉट बी एबल टू
अंडरस्टैंड। हाँ जी, बस कुछ भी लिख दो, एंटर दबा के एक और कुछ भी लिख दो चीजें, 4-5 पॉइंट्स बना दो, फिर बताते हैं। हाँ जी, आई थिंक दिस शुड बी इनफ। तो पहले 2 पॉइंट्स हैं। Yes, Karan, noted. Not a problem. Please ask him to rejoin and try getting the network sorted. एक बार बुलेट पॉइंट्स करो, नंबरिंग करो इसकी 1 2 3 करके। So that is how you do the para numbering as well. ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा। अब there is no violation के बाद एंटर दबाना प्लीज। हाँ, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे जब आप नंबरिंग शुरू करते हो तो यू गेट एन ऑप्शन ऑफ वेदर यू वांट टू कंटिन्यू द नंबरिंग और नॉट। सो यहाँ पे रीस्टार्ट एट 1 है या कंटिन्यू नंबरिंग है। तो आप जैसे ही अपने नेक्स्ट सबमिशन शुरू करोगे, नेक्स्ट कंटेंशन शुरू करोगे, यू कैन क्लिक एट रीस्टार्ट एट 1 ऑल्सो, और यू कैन डू कंटिन्यू नंबरिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रेफरेंसेस। अगर आपको पैराग्राफ उनको पॉइंट आउट करना है तो आप बोल सकते हो कंटेंशन 1 पैरा 3, फिर आप बोल सकते हो योर ऑनर्स कंटेंशन नंबर 2 पैरा नंबर 2। सो एवरी कंटेंशन विल हैव इट्स डिफरेंट पैरा नंबरिंग। उस तरीके से भी कर सकते हो। इस मेमो में आपने देखा होगा एक ही कंटिन्यूड नंबरिंग है। सो इट इज योर चॉइस, वॉट एवर सूट्स यू, अगेन यू कैन डू इट, बट पैरा नंबरिंग भी आपका ऑप्शन है। वैसे तो पैरा नंबरिंग भी बहुत लोग करते नहीं है, बट वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड प्लीज डू पैरा नंबरिंग। हेल्प्स यू टू लोकेट दैट पैराग्राफ, हेल्प्स द जजेस ऑल्सो। कन्वीनियंट हो जाता है, करना आसान है, तो प्लीज कर लेना। इसमें कोई डाउट है नंबरिंग में तो बता दो। I think it's going very easy now. There is nothing technical which we are telling you, so is easy, है ना। अब हम आपको फुट नोटिंग भी बता रही हूँ मैं इसमें। आकाश, इफ यू में गो टू देयर इज नो वायलेशन, वहीं पे कर्सर डाल दो। राइट, अब 2 चीजें बता रही हूँ मैं। एक तो आप रेफरेंसेस में जाके यू कैन इंसर्ट अ फुट नोट। यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी इंसर्ट फुट नोट। आपका फुट नोट आ गया। यहाँ पे आप XYZ जो भी लिखना है लिखो। इन द सेंस आकाश कैन डू दैट बिकॉज वी आर राइटिंग एनीथिंग अभी के लिए। आप नहीं कर सकते ये, आपको अपना सोर्स ही साइट करना है जो आप मेंशन करो, विथ ऑल्सो द 19th ब्लू बुक एडिशन इन माइंड। दैट इज हाउ यू साइट। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने फुट नोटिंग हटाई तो फुट नोट हट गया। अब इसका एक शॉर्टकट है फुट नोट ऐड करने का, दैट इज कंट्रोल ऑल्ट F। यू प्रेस ऑल दीज 3 कीज टुगेदर, इट ऑल्सो गिव्स यू योर फुट नोट। अभी उसने XYZ लिखा, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 आ जाता है। दैट इज हाउ फुट नोटिंग वर्क्स। सो ऊपर 1 लिखा होगा तो यू कैन रेफर डाउन टू द एंड ऑफ योर पेज, यू कैन सी 1 देयर एंड दैट इज योर सोर्स, दैट इज व्हाट यू हैव साइटेड। ये जो डब्बे में आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये वो दैट इज जस्ट बिकॉज द फॉर्मेटिंग का बटन इज ऑन, सो यू कैन सी द इन्वर्टेड पी, दैट्स द सोल रीजन व्हाई दैट इज कमिंग। वैसे उसका भी कोई प्रेजेंस होता नहीं, इट जस्ट शोज 1 एंड नीचे 1 करके आ जाता है। दैट इज हाउ यू डू फुट नोटिंग। सो कंट्रोल ऑल्ट F, यू हैव योर फुट नोट का एरिया। ये एक लाइन आती है ऊपर से, दिस इज ऑटोमेटिक। ठीक है, द लाइन यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट लाइन जो फुट नोट के ऊपर आ रही है, यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट बॉर्डर। वो बॉर्डर ऑटोमेटिक बॉटम ऑफ द पेज में आ जाता है टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, द टेक्स्ट ऑफ द पेज एंड द फुट नोट्स। दैट लाइन कम्स, 1 लिख के आएगा, उसके आगे आप अपनी 19th ब्लू बुक एडिशन में जैसे आपको बता रखा है वैसे आप अपना सोर्स साइट करोगे। You will put a full stop and that is done. ठीक है, I hope you now know and have an idea what footnoting is. Excuse me, ma'am. हाँ जी चांदनी पूछिए। Ma'am, if we have to cite a whole paragraph, then the footnote must be at the end of the paragraph, last line. Yes, yes. So that will make it clear that the whole paragraph has been cited from somewhere. सी अगर आप पूरा पैराग्राफ सेट करना चाहते हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप पहले तो उस पैराग्राफ को ही मतलब अलग एक पैरा बना दो मेमो का और उसको साइट कर दो, फुटनोट कर दो।
सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डूइंग इट इज, अगर आप पूरा एक पैराग्राफ लिख रहे हो ना, जैसे आप 2 लाइन लिख रहे हो, ठीक है, और दोनों लाइन एक ही केस से आपने उठाई है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। दोनों लाइन आपने एक ही केस से उठाया, जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों उससे उठाए। पहली लाइन आपने उठाई, आपने उसको फुटनोट किया, आपने लिख दिया स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004, दिस साइटेशन। सेकेंड लाइन भी आपकी उसी केस से है ना। तो बहुत जगह में आपने लिखा देखा होगा इबिड, IBID, that is a word that is used if the second footnote has the same source as your previous footnote immediately जो previous होता है उसके लिए। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 19th एडिशन में IBID दैट इज इबिड यूज होता है या ID यूज होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा 19th एडिशन में कैसे करते हैं। बहुत सारी साइटेशंस के फॉर्मेट के हिसाब से यू हैव टू रिपीट द सोर्स, दैट मीन्स जो 23 फुटनोट आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, 24th भी उसी लाइन उसी केस से है फॉर एग्जाम्पल, तो 24th में आप या तो उस पूरा केस का नाम सब कुछ फिर से रिपीट करो, या तो आप इबिड लिखो या तो इड लिखो, दैट ऑल डिपेंड्स on what citation or what style of citation you are using। 19th ब्लू बुक जब आप पढ़ोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि अगर यस चैतन्य नॉट अ प्रॉब्लम, अगर उसमें सेम सोच से आप दो चीजें करते हो तो आप रिपीट करके लिखना पड़ता है, या इबिड यूज होता है या इड यूज होता है या सुप्रा यूज होता है, ये सारा आपके फॉर्मेट या स्टाइल ऑफ साइटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको आसान करने के लिए एक चीज आप कर सकते हो, आप स्टार्टिंग द पैराग्राफ यू कैन राइट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब भी आप केस साइट करते हो ना, साइटेशन के स्टाइल में लिखा होता है यू इटैलिसाइज इट डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ साइटेशन दैट यू आर यूजिंग। यहाँ पे आप देखोगे अगर कहीं पे केस मेंशन्ड है तो एक बार आकाश प्लीज दिखा दो। यस, you can see the Hayden's case, I believe that is H or that is H, right? So HEYDON''S case, so this is the case's name, that is why it is in italics, right? तो आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो in the state of Karnataka versus Union of India, italicize it, footnote it, कॉमा करके आपको जो पैराग्राफ चाहिए उस केस का, आपने वो पूरा पैराग्राफ वहीं पे लिख दिया कि दिस वॉज स्टेटेड, दिस वॉज अफर्म, दिस वॉज हेल्ड, दिस वॉज ऑब्जर्व्ड, जो भी, और आप वो पूरा पैराग्राफ लिख दो। और फिर पैराग्राफ खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिक वहां पे आपको फुटनोट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि आपने केस का नाम जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लिखा है कि इन दिस एंड दिस केस दिस वाज ऑब्जर्व्ड, एंड उसके बाद जो पैराग्राफ लिखा है तो इट इज क्लियरली शोइंग दैट दैट पैराग्राफ इज फ्रॉम दैट केस, एंड वो केस खत्म होने के बाद ही आपने फुटनोट भी कर दिया, सो दैट मेक्स योर वर्क इजियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसी तरीके से कर रखा है जो इन द केस लिखा था, उसके बाद उस केस को फुटनोट किया है ना, और उस केस में क्या क्या हेल्प हुआ था वो लाइंस उस पैराग्राफ के साथ ही लिख दी है। इफ यू डू दैट देन यू डोंट हैव टू फुटनोट द होल पैराग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर। इफ इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड बता दो, आई विल मेक इट सिंपलर और ट्राई टू मेक इट सिंपलर। अंडरस्टूड? चलो हाँ जी मैम, ये अगर किसी और का भी ये तो केस का हो गया मैम, ये तो केस की बात होगी। फॉर एग्जांपल if we are taking a paragraph from a book, then we can make a separate paragraph in itself, and then at the end of the paragraph we can also footnote it. That will also mean that the whole paragraph has been taken from the book. yes it will, but पता है ज्यादातर recommended होता है, वैसे तो बुक्स आप साइट नहीं करते अपने मेमो में ज्यादातर, मतलब टिल द टाइम इट्स नॉट अ ग्रेट बुक। जैसे हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड इज अ वेरी, इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड बुक, तो उसको जब आप रेफर करते हो तो पता है जैसे आपने केस को इटैलिसाइज करके लिखा वैसे ही आप लिख सकते हो इन हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड कॉमा जो पैराग्राफ है। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इफ यू राइट अ मतलब काफी रिलायबल बुक, जो जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, यू कैन मेंशन दैट इन योर बॉडी एज वेल, इन योर बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ऑलवेज फुटनोट इट। अगर कुछ ऐसी चीज है जिसमें आप एम्फोसिस सोर्स पे भी एम्फोसिस डालना चाहते हो तो आप उसे बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में भी लिख सकते हो, पर आपका जो स्टाइल ऑफ साइटेशन है वो आपको बता देगा कि आप अगर ऐसा कुछ करते हो कि आप फुटनोट में जो चीज आनी चाहिए उसको आप बॉडी में भी अगर लिख रहे हो तो उसको कैसे लिखना है। जैसे इस केस में आपने देखा है इस मेमो की जो साइटेशन थी उसके हिसाब से जो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं या बुक्स हैं, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है, उसको इटैलिसाइज कर रखा है।
ठीक है, तो दिस इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू इवन इन केसेस ऑफ बुक्स. ठीक है मैम. आई होप दिस Thank इज you. क्लियर, है ना? हाँ जी. ठीक है. वंशिका? Ma'am, I just wanted to confirm that the last sentence on every page, memorial on behalf of the respondents, that is the footer, and the Yes. thing that you just explained, footnotes. Two different Footnotes. things. Yes, yes. Okay. They are different. They both of them come at the end of the page. Footnote cite your source, and this footer आपको आकाश ने काफी एफिशिएंटली दिखा दिया है कि वो दोनों चीजें डिफरेंट हैं. आप जब फुटर जो मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट लिखा है वहां पे 2 बार क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट से अलग दिखाएगा. लिख के आएगा इट्स अ फुटर, देयर इज अ सेक्शन, इट्स अ फुटर लिख के आ रहा है. फुटनोट अलग से एज अ बॉडी के पार्ट में आ रहे हैं, है ना? सो दैट इज द डिफरेंस. दोनों के नाम काफी सिमिलर है बिकॉज दे आर एट द फुट ऑफ द पेज, दैट इज द एंड ऑफ द पेज. एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस? Okay, thank you. हाँ जी आदित्य, यस, एनी टाइम वंशिका. आकाश बस 25 पे एक बार प्रेस करना, जो 25th पॉइंट है ना उसके 25 नंबरिंग पे, द नंबर 25. आदित्य वी आर जस्ट हेल्पिंग यू आउट विद दिस, लिसन टू दिस केयरफुली. 25 जैसे है, ठीक है? जब भी आप एक बुलेट पॉइंट एक बार शुरू कर देते हो ना, तो आप जब एंटर दबाओगे तो एक नया नंबरिंग शुरू हो जाता है. बिकॉज the computer understands when you press enter you're starting a new sentence or a new statement or a new paragraph. So वो तो आप ऊपर जाओगे पैराग्राफ में नंबरिंग शुरू करोगे, एंटर दबाओगे तो नए नंबर्स आते जाएंगे 1 2 3 4. दैट आई एम श्योर यू विल नो. नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू चेंज इट. अब यहाँ पे 25 में है, जैसे उसको आपने डबल क्लिक किया, यू सेलेक्ट ऑन इट एंड व्हेन यू 25 पे सेलेक्ट करो एंड चेंज द नंबरिंग. आकाश उसमें नंबरिंग उसे चेंज करके बताओ, रीस्टार्ट करके. पहले उसे नन किया आपने, या वो भी करने की जरूरत नहीं. एक्चुअली 25 में डबल क्लिक करोगे तो यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ रीस्टार्टिंग एट 1. ठीक है, तो आपने रीस्टार्टिंग एट 1 किया तो यहाँ से 1 पे रीस्टार्ट हो गया. और जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं जिसके नंबर वैसे तो 26 27 28 वगैरह होने चाहिए थे, वो 1 2 3 4 5 आ जाएगा. आपको समझ आ रहा है? ये देखा, द नेक्स्ट पैरा विच वॉज 26 इन नंबर, ये ट्रैक चेंजेस ऑन है इसलिए यू कैन सी द चेंजेस दैट हैव बीन मेड. 26 था वो 2 हो गया है. इन द सेम वे दिस विल फॉलो. दैट इज हाउ यू चेंज द पैराग्राफ नंबरिंग एंड रीस्टार्ट इट एट 1. 2 बार आप प्रेस करोगे यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ रीस्टार्टिंग इट एट 1 या कंटिन्यूइंग द नंबरिंग. यू कैन डिसाइड ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है आदित्य, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? और कोई अगर अभी डाउट्स हैं पूछ लो. फुट नोटिंग भी आपको बता दी है, इट्स वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द 19th ब्लू बुक एडिशन. जो आपको डॉक्यूमेंट दे दिया है उसी के हिसाब से उस पर काम चलेगा. पेज ब्रेक डालना है, हर कंटेंशन के बाद भी पेज ब्रेक डाल देना. दैट मेक्स इट वेरी स्ट्रक्चर्ड. एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वांट टू आस्क प्लीज पूछ लो, या हम आर्ग्यूमेंट्स एडवांस खत्म कर दें. नो डाउट्स? I don't think so. No, ma'am. I think no, ma'am. Understood. ओके ओके, दैट्स गुड टू लिसन टू. आई बिलीव काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं, इसलिए कोई डाउट्स नहीं है. हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 समझ आ गए हैं? सब कंटेंशंस और ये सब Yes, ma'am. बॉर्डर्स, Yes, फॉर्मेट, ma'am. सब Yes, कुछ. ma'am. Yes, ठीक है, आई ma'am. नो थोड़ा सा कल और आज थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ें आप लोगों ने शायद सीख ली होंगी, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल. अगर हेक्टिक हुआ है तो कोई बात नहीं, बता देना. आस्क, लुक एट द वीडियो अगेन बिकॉज वी हैव ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड इट फॉर यू फॉर योर कन्वीनियंस. कहीं पे अगर ट्रैक चला गया है, जोन आउट हो गए हो तो देख लेना, वरना मुझे नहीं लगता इतना लंबा हुआ था आज कि आप जोन आउट हो. पेज ब्रेक लगाना सिखा दिया है, कंटेंशंस हो गए हैं, प्रेयर पे आ जाएं फिर हम. आर्ग्यूमेंट्स एडवांस भी हो गए हैं तो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Akash has already helped you with writing in the chat box that every contention should ideally start with a new page. ठीक है, so that should be done. So new page का हमने आपको बता दिया. new page के लिए आप पेज ब्रेक डालते हो. You can look at this memo also and look at it. इस मेमो पे आप जब भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑन करोगे तो आपको पता चलेगा. आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का जो इन्वर्टेड पी का ऑप्शन है वो बंद कर दोगे तो वो परफेक्ट फॉर्मेटिंग, मतलब ये
all these additional dots and arrows and inverted piece that you can see won't come. सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक लिख के नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आ चुके हैं प्रेयर में। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर मेमो। Now, prayer can simply be written as prayer or can also be written as prayer for relief. That depends on how you want to title or head the document, the page of the prayer, ठीक है। आफरीन मैम ने कल आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह बहुत क्लियरली समझा दी थी कि जो ये स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ है ना, in the light of the facts raised, of the facts of the case या issues raised, arguments advanced, authorities cited, the council on behalf of the respondents, petitioners, plaintiffs, जो भी आपकी पार्टी है, humbly pray before the honorable Supreme Court, High Court, any jurisdiction where you are, to kindly adjudge and declare that. इसके बाद जो चीजें हैं बदल जाती हैं, it depends on what you are asking. Prayer is आपने सारी आर्ग्यूमेंट कर दी, इसलिए लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस दैट डिपेंड्स ऑन योर फैक्ट्स, इश्यूज रेज जो इश्यूज थे, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस जो आपने आर्ग्यूमेंट्स अभी बता दिए हैं, और जो अपने अथॉरिटीज पे इस आर्ग्यूमेंट्स को बेस किया है। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, यू एज द काउंसिल्स रिक्वेस्ट, beg in front of the court to kindly adjudge, that is give a judgment and declare जो भी आपकी प्रेयर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, जो मांग रहे हो वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे आता है or to pass any or to pass any appropriate relief that the honorable court may deem fit and is in the best interest of justice, equity and good conscience, and for this act of kindness the council as duty bound shall forever pray. तो ये जो मैंने अभी आपको रीड आउट करके दी है ना चीजें, ये अपने मेमो के लिए, अपने ओरल्स के लिए भी रट लेना। जो स्टार्टिंग और एंड है इस प्रेयर का ना, मेमोराइज इट, इट शुड बी flowing like water out of your mouth, it should be so easy, should be very smooth. ये रट लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा हर मूड में, एक्सेप्ट इंटरनेशनल मूड्स, एवरी मूड यू विल कंक्लूड लाइक दिस ओनली। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ प्रेयर फॉर रिलीफ, ठीक है। इसमें आप ये भी इंक्लूड करते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, वो लिख के आप एंड कर देते हो, एंड ऑल ऑफ विच इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड, साइंड काउंसिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट्स, रेस्पोंडेंट्स, पेटिशनर्स, जो भी आपका पार्टी है। I think prayer should not be a difficult part at all because the structure remains the same. The words that you use also remain the same except what you're asking for and the party that you represent. ठीक है, उसके अलावा हर चीज सेम रहती है। तो ये this तो should be pretty easy. Yes, Okay, ma'am, अब it's इसमें easy, भी ma'am. कोई मुश्किल है तो बता दो। Ma'am, the damages that we are claiming from the other party, that we have to mention in the prayer or in the arguments advanced. एक मिनट, can you repeat yourself please Kanishka? Couldn't hear you. Ma'am, like the damages that we are asking from the other party, claiming from the other party, so that has to mention in the prayer or the arguments advanced. दोनों जगह। Okay, ma'am. आप जब आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसका मैं आपको दो तरीके से आंसर दे रही हूँ, गिविंग यू अ ब्रॉड आंसर टू दिस। आप जब कंटेंशन में लिखोगे तो आप कंटेंशन में अपने सारे डैमेजेस कैलकुलेट करके आके बोलोगे ना, इतने डैमेज हुए मेरे, मुझे इतनी कंपनसेशन चाहिए या इतना इतना पैसा चाहिए। या आप अपनी कंटेंशन में तो कैलकुलेट करके आप एम्फसाइज, यू विल गिव योर रैशनल बिहाइंड आस्किंग फॉर सच अ कंपनसेशन, राइट? So that will come in the arguments advanced. In the prayer, you can limit yourself and say that, and also give us adjudge or declare that this amount of compensation, yeah, the above mentioned compensation should be provided for, or you can mention the amount as well. That depends on you. प्रेयर में सिर्फ इतना पूछना जरूरी, जो आप अपने कंटेंशन में पूछोगे ना वो प्रेयर में होना जरूरी है। पैसे मांग रहे हो तो पैसे का अमाउंट होना जरूरी नहीं है, बट पैसे मांग रहे हो और आपको मिलने चाहिए, ये प्रेयर में होना जरूरी है, ठीक है? Yes, ma'am. आई होप दैट इज क्लियर। प्रेयर में अमाउंट होना जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि आप कंपनसेशन मांग रहे हो, ठीक है? बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर द कोर्ट टू गिव यू दैट अमाउंट फ्रॉम द अदर पार्टी। Right, ma'am. any other doubts with respect to prayer? या अभी तक जो समझाया, आई थिंक मेमोरियल फॉर्मेटिंग आपको पूरी बता दी है। वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, टेबल ऑफ कंटेंट्स, हेडर्स, फुटर्स, हेडिंग 1 2 3, पेज नंबरिंग्स, एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड टू यू। अगर कुछ भी डाउट है अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स प्लीज लेट अस नो।
अभी पूछ लो, या आपके पास मतलब आई एम इन दैट ग्रुप एज वेल, जो आपके नोविसेस का ग्रुप है, एज एन एडमिन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट और ड्रॉप एनी ऑफ अस अ टेक्स्ट, वी विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। आपने प्रेयर का फॉर्मेट देख लिया, यू हैव दिस मेमोज विथ यू, यू कैन गो अहेड एंड लुक एट इट एंड देन टेक इट एज अ रेफरेंस टू मेक योर वो योर फाइनल मेमो। एसईसी जब सिखा देंगे तब भी आप और भी चीजें रेफर कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। और कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो यार, फील फ्री। काफी शांति है, आई एम डाउटिंग समझ आया नहीं आया। SD means signed. No, ma'am, it's very clear, I guess. And plus, of course, we'll have the video and we'll have the reference memo with us, which you were sent on the WhatsApp group. So, like, it's been pretty clear as like till now. But then, of course, when we're making the memo for our हाँ तब vote, then we might have some I doubts. understand, तब you can of course have doubts. So let me know if you have doubts with respect to it. ठीक है, उस टाइम पे Yes, doubts ma'am, होते हैं sure. तो मुझे बता देना। किसी से भी पूछ लेना, हम we can help you with the doubts वाला part। Right, ma'am. ठीक है, Thank you so much, ma'am.